सिविक्स चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज, इसके सारे टॉपिक्स को इस एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर कर लिया गया है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये एक सिंगल वीडियो देखना है और आपके सारे टॉपिक्स एंड सारे डाउट्स इस एक सिंगल वीडियो के अंदर ही कवर होने वाले हैं। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज। आखिर लॉज को हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर ये लॉज होते क्या है, क्योंकि हमने लॉज का नाम तो बहुत सुना है। अब ये लॉज होते क्या है पहले वो देख लेते हैं। देखो, आपके घर के अंदर लॉ बन रखा है कि गर्मियों के टाइम के अंदर आपको पानी की बोतल तो भरनी ही भरनी होगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, भर लिया। अब इसके बाद एक लॉ ये भी तो हो सकता है कि आपको अपने घर में अंदर आने से पहले अपनी स्लीपर्स को घर के बाहर उतारना पड़ेगा। देखो, आपके घर में हो ना हो, मेरे घर में तो ये है ही है। तो ऐसे कई सारे जो लॉज होते हैं वो हमारे घर में बनाए जाते हैं हमारी मदर के द्वारा। क्यों? ताकि एक मैनेजमेंट को बिठाया जा सके, एक है ना प्रॉपर, उसको सब चीजों को मैनेज किया जा सके, ठीक है। अब बात आती है कि सर अगर ऐसा नहीं किया तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके जो प्यारे प्यारे एकदम सॉफ्ट एकदम प्यारे गोलू मोलू से जो ये गाल है ना, इनके ऊपर क्या पड़ती है, थप्पड़ पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि आपने क्या किया है, आपने मदर के द्वारा बनाए गए लॉज को नहीं माना है। ठीक उसी तरीके से हमारे लिए भी कई सारे लॉज बनाए जाते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी एज एन होल, सोसाइटी के लिए भी कई सारे लॉज बनाए जाते हैं। अब ऐसे में वो लॉज क्या होते हैं, वो लॉज कैसे दिखते हैं, उन लॉज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं। आज हम देखने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लॉज का एक इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा यूनिक है, क्योंकि जो ये लॉज होते हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। क्यों सांबा, गलत कहा गया? नहीं, तो देखो, लॉज होते क्या है, अनऑफिशियल रूल ऑफ अ कंट्री, अनऑफिशियल रूल ऑफ अ कंट्री स्टेट दैट सेज इट। एक ऑफिशियल रूल है, एक ऑफिशियल स्टेट के द्वारा कही गई एक लाइंस है, कुछ ऐसी है ना, बेसिक कुछ ऐसी चीजें फिक्स कर दी गई है एक स्टेट के द्वारा, जो आपको कुछ करने को कहती है और कुछ करने से रोकती है, ठीक है। अब ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो जनता है, जनता को पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है और उसे क्या नहीं करना है। जैसे कि आप अपने घर के अंदर पानी की बोतलें भरते होंगे, स्लीपर्स और शूज को घर के बाहर उतारते होंगे, तो ये क्या है कि आपको क्या करना है घर में, ठीक है। अब ऐसे में बात आती है आपको क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है? लड़ना नहीं है अपने कजिन्स के साथ, यही तो आपके घर में लॉज होंगे ना। लड़ाई नहीं करनी है, सबको प्यार से रहना है। साथ ही साथ आपको लाइक लेट सपोज है ना, रात को यू बेफालतू घूमना नहीं है, घर पे आ जाना है टाइम के ऊपर। जैसे ही रात के 7 बजते घर के अंदर होने चाहिए, नो मैटर व्हाट आप घर में होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती है कि हाँ, ये घर में हमें कुछ लॉज बनाए गए हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। ठीक उसी तरीके से सोसाइटी के लिए भी कुछ लॉज होते हैं। अब सोसाइटी के लिए एज एन होल जब हम बात करते हैं बच्चों, तो सोसाइटी है ना बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। सोसाइटी के अंदर हमें कई सारी कम्युनिटीज, रिलीजन, कास्ट, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। पर हमारा जो कंट्री है वो कहता है कि भले ही आप कुछ भी हो, भले ही कितनी भी डाइवर्सिटी क्यों ना हो, सबके लिए एक इक्वल लॉ है। और वो लॉज क्या है? वह लॉज जो है वो है जैसे कि स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज। शादी की उम्र फिक्स कर दी गई है। लड़की की उम्र होनी चाहिए 18 साल और लड़के की उम्र होनी चाहिए 21 साल। मतलब गर्ल की एज होनी चाहिए 18 और बॉय की एज होनी चाहिए 21। ये शादी की उम्र है, ये फिक्स कर दी गई है। अगर आप इससे कम के अंदर शादी करवाते हैं फोर्सफुली या कैसे भी अगर आप शादी करवाते हैं तो वो इलीगल है और यह बाल विवाह मतलब चाइल्ड मैरिज के अंदर कंसीडर किया जाएगा, जिसके लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है। क्योंकि लॉज नहीं माने तो पनिशमेंट भी प्यार से आपको मिलने वाली है, ठीक है। फिर हम देखते हैं द एज एट विच अ पर्सन कैन वोट। हम सभी के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो 18 की उम्र से ज्यादा है, मतलब 18 प्लस है, वो क्या कर सकता है, वो वोट दे सकता है। नो मैटर कि अगर उसकी कोई भी कास्ट क्यों ना हो, कोई भी रिलीजन क्यों ना वो फॉलो करता हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए है। आप सब वोट दे सकते हो अगर आप 18 प्लस हो। कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे कि आप लोगों में से किस किसने वोट दिया है। 8 क्लास के हो, कहां से वोट दोगे, बड़े हो जाओ पहले, उसके बाद दे देना, इतनी काहे की जल्दी है, ठीक है। अब देखते हैं द लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दी प्रॉपर्टीज। देखो, अब हम थोड़ा ना और ब्रॉड चलते हैं। इंडिया एक ऐसा लैंड है जहां पे हमें बेसिकली ऐसे राइट्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम इस लैंड को बाय और परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी कुछ है ना, बेसिक है ना, एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं कि कौन कौन से लैंड्स को हम किस तरीके से बाय कर सकते हैं,
किस तरीके से उसे सेल कर सकते हैं। ओके, तो एज एन होल हमें समझ में आता है कि जो ये लॉज है वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, और ये हमें यह भी बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो सर फायदा क्या है, बता दिया इन्होंने तो खत्म कहानी। अब फायदा क्या है, तो फायदा ये है ना प्यारे बच्चों, आपका जो मैनेजमेंट है, सोसाइटी क्या है ना, अगर आप सोसाइटी के अंदर लॉज नहीं होंगे तो जंगल राज हो जाएगा। अब जंगल राज का मतलब ये नहीं होगा कि सब है ना शेर बन के घूमने लग जाएंगे, कोई बंदर बन जाएगा, कोई कबूतर बन जाएगा, कोई चूहा बन जाएगा, नहीं। जंगल राज का मतलब होता है कि हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे काम करने के जो तरीके हैं वो बदल जाएंगे, हम अपने मन का काम करने लग जाएंगे। हमें मन है कि लेट सपोज हमें उस होटल के अंदर जाना है, खाना वाना खाना है और बिल भी नहीं पे करना है और वापस बाहर आ जाना है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं ना हमारी लाइफ के अंदर हम देख पाएंगे कब, जब लॉज नहीं होंगे। और आपके पूरी लाइफ के अंदर आप ऐसी कंडीशन नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, और ऐसे में हमारे पास ये रूल्स पहले से दे दिए गए हैं। उन रूल्स के कारण हम कभी भी ये चीजें हमारे इंडिया के अंदर तो नहीं देख पाएंगे। देखना हो तो पड़ोसी देशों में आप देख सकते हो, पाकिस्तान उसका एक एग्जाम्पल है जहां पे कई बार लॉज को ब्रीच किया गया है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, ओके, लॉज को तो हमने देख लिया, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में हम देख लेते हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। अब ये बेसिक क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो चलो देखो, डू दिस लॉज अप्लाई टू एवरीवन? क्या यह कानून जो है सभी के लिए अप्लाई होता है? क्या ये लॉ सभी के लिए है? तो देखो बच्चों, हमारी कंट्री कहती है कि आप सभी जो हैं वो हमारे लिए इक्वल हैं, आप सभी इक्वल सिटीजन हैं हमारी इस कंट्री के। ऐसे में यह जो लॉज हैं वो आपके लिए और आपके पड़ोसी के लिए, आपके पड़ोसी के पड़ोसी के लिए भी अप्लाई होते हैं। नो मैटर आपके पास भले ही पावर है, पावर नहीं है, आप रिच हो, आप पुअर हो, आपकी कोई भी कास्ट क्यों ना हो, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो क्यों ना करते हो, पर अगर आप इस कंट्री के सिटीजन हो तो ये जो लॉज हैं वो इक्वली आपके ऊपर अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि आखिर ये लॉज बनाए कैसे जाते हैं? हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग? हमने देखा कि लॉज जो है पार्लियामेंट के अंदर बनाए जाते हैं, क्लियर। पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था किसी टाइम पीरियड के अंदर। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बनाया, पार्लियामेंट ने बता दिया कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है। पर अब बात आती है कि सर हमारे समय की जो जरूरतें हैं, जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे लिए कुछ नए लॉज की जरूरत भी पैदा होती जा रही है। अब ऐसे में यह लॉज बनाए कैसे जाएंगे, कहां बनाए जाएंगे, किस प्रकार बनाए जाएंगे, क्या टाइप होंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बेसिक ये जो क्वेश्चन है ना, ये आगे जाके एक टॉपिक भी बनने वाला है। ठीक है, तो उसमें हम पता करेंगे कि आखिर ये लॉज बनते कैसे हैं। एक पूरा प्रोसीजर होता है ना, ऐसा थोड़ी कि सुबह मन हुआ कानून बनाना है और शाम तक लो जी कानून बना दिया, पकड़िए अपने हाथ में, ऐसा नहीं होता, बनाना पड़ता है, प्रोसेस होता है। फिर हम देखेंगे कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल। देखो साहब, हम रहते हैं डाइवर्सिटी के अंदर जिसका नाम है इंडिया। अब इंडिया में जरूरी नहीं है या फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जरूरी नहीं है कि सबके व्यूज जो होंगे वो एक जैसे होंगे। सोसाइटी के कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनका मानना होगा कि लाइक लेट सपोज है ना कि ये वाला जो लॉ ए है वो सही है, एक ग्रुप ने मान लिया। पर हो सकता है कि जो ग्रुप है लाइक सपोज करो लाइक डेस्बियंस, ओके, एक ग्रुप है डेस्बियंस और एक है कास्कियंस, एक है कास्कियन। ओके, डेस्बियन ने बोला कि हाँ चलो ठीक है ये लॉ ठीक है, पर कास्कियंस ने बोला कि नहीं ऐसा लॉज तो होना ही नहीं चाहिए सोसाइटी के अंदर, इसमें कई सारी ऐसी कमियां हैं जो हमारे राइट्स को ब्रीच कर रही है। तो ठीक उसी तरीके से हम देखेंगे कि सोसाइटी का ये जो पार्ट है वह इस लॉ को अनपॉपुलर बना देगा, कंट्रोवर्शियल बना देगा। उसका मानना होगा कि इस लॉ को तो हटा दो, जरूरत ही नहीं है। और ऐसे कई सारे लॉज प्यारे बच्चों आपने अभी बीते हुए सालों में देखे ही होंगे। फिर हम बात करते हैं व्हाट शुड एज वी सिटीजन डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस। अब कई सारे सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आते हैं, उन सर्कमस्टेंसेस से हम किस तरीके से डील करते हैं जब हमारे पास लॉज होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें इस टॉपिक के अंदर देखने होंगे। कुछ ग्लोसरी है जो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक होता है क्रिटिसाइज। जैसे कि आपने देखा होगा मोहल्ले की आंटियां बैठ के करती है ना क्रिटिसाइज, क्या करती है, एक दूसरे की चुगलियां करती है एक दूसरे से। आज पता है कि उसके घर में क्या हुआ, आज पता है उसके घर में ये बना वो बना, दुनिया भर की बातें वहां पे हो जाती है उस एक जगह पे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारी जो सिटीजन्स हैं उनको भी राइट दिया गया है कि आप भी क्या कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो गवर्नमेंट को। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। आप किसी के भी बारे में
अगर आपको कोई चीज उचित नहीं लग रही है तो आप उसको बता सकते हो कि हाँ, आप जो ये काम कर रहे हो वो सही नहीं है। ये होता है क्रिटिसाइज। एवोल्यूशन क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि हम पहले बंदर थे। बंदर अरे बंदर नहीं थे, लाइक हमारा एक है ना एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। पहले हमारा फर्स्ट फेज चला जिसके अंदर हम लाइक है ना लुक लाइक अ बंदर, ओके, मंकी, हम जैसे एक है ना मंकी जैसे थे। धीरे धीरे हमारा एवोल्यूशन जो है आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और आज जो हम बने हैं वो है होमो सेपियंस, ओके। तो ऐसे में यह जो जर्नी हमने देखी है ना होमो सेपियंस तक की, इस होमो सेपियंस तक की जर्नी के अंदर हमने क्या देखा है, एवोल्यूशन देखा है। एवोल्यूशन कहता है कि आप जो है अपने पहले से बेटर होने चाहिए। एवोल्यूशन का मतलब है कि आज अगर दाल चावल बनाए हैं तो कल कढ़ी चावल बनाएंगे, परसों पनीर चावल बनाएंगे, ठीक है। मतलब आपने जो पहले दिन किया वो आपने दूसरे दिन नहीं किया, और जो दूसरे दिन किया वो तीसरे दिन नहीं किया। इसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। फिर हम बात कर लेते हैं सेडिशन की। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह। अब देशद्रोह क्या होता है, देखो, आपकी जो गवर्नमेंट है उसका यह मानना है कि एक इंडिविजुअल यानी कि हमारी एज एन सिटीजन हमारी कोई एक्टिविटी जो है वो देश के अगेंस्ट में है, ओके। अब इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें पनिश कर सकती है, हमारे ऊपर सेडिशंस के चार्जेस लगा सकती है। सेडिशन के चार्जेस को और अच्छे से आगे के टॉपिक्स में हम समझेंगे, पूरा का पूरा एक है ना एक अच्छा सा टाइम पीरियड इसने कवर किया है, उसको हम समझेंगे। रिप्रेसिव का मतलब क्या होता है, रिप्रेसिव का मतलब होता है किसी पे दबाव बनाना, बार बार दबाव बनाना। देखो होता क्या है ना कि कई सारी ऐसी है ना एक्टिविटीज हमने देखी है हमारे पास में। जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पे राज करता था तो हम देखते थे कि ब्रिटिश रूल क्या करता था ना कि हमारे को बार बार रिप्रेस करता था। क्यों करता था, कि उन्हें डर था कि अगर इन्हें बार बार दबाया नहीं गया, बार बार इन्हें रिप्रेस नहीं किया गया तो हो सकता है कि यह जो है वो हमें यहाँ से टाटा बाय बाय कह दे, यहाँ से हमें निकाल दे। तो ठीक इसी डर के कारण उन्होंने हमारे ऊपर रिप्रेशन का जो एक साइकिल था वो चलाए रखा। तो बच्चों, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लॉज हमें देखने को मिलते हैं तो यह जो लॉज हैं क्या सबके लिए एक जैसे हैं? तो चलो इसको हम डिस्कस करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर। इसको डिस्कस करें उससे पहले हम एक स्टोरी देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज क्या हुआ कि एक आपके एरिया के एमएलए हैं, मतलब आपके एरिया के लाइक सपोज कर लो विधायक हैं। विधायक के जो बेटे थे, सन थे, उन्होंने कुछ क्राइम कर दिया, ओके। अब उन्होंने क्राइम किया तो लेट सपोज अगर कोई जनरल सिटीजन क्राइम करता तो क्या होता, उसको पनिशमेंट मिलती, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर विधायक मतलब एमएलए के बेटे ने अगर कोई क्राइम किया है तो क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी? सोचो सोचो, थोड़ा लगाओ दिमाग। हाँ, जरूर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप भले ही एमएलए हो, भले ही आपके चाचा विधायक हो या आप खुद विधायक हो, भले ही आप एमपी हो, भले ही आप कोई भी हो, आप भले ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ही क्यों ना हो, अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसके लिए आपको पनिश जरूर किया जाएगा। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप सभी जो सिटीजन्स हैं वो सभी के सभी इक्वल है हमारे लॉ के सामने। लॉज जो है सभी के लिए एक बराबर है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपनी पावर्स का आर्बिट्री यूज नहीं करने लग जाए, मतलब अपना मन चाहे, मतलब उसको लगता है कि उसे ऐसा करना चाहिए और उसने ऐसा कर दिया, ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसने कहा कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई भी व्यक्ति अपने मन चाहे तरीके से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। अगर विधायक है तो वो अपने घर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसे किसी क्राइम के अंदर या फिर उसे उसके किसी रिलेटिव को देखा गया कि उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है तो जरूर से जरूर उन्हें उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी पावर्स को देखते हुए उनके रिलेटिव्स को या उनको खुद को छोड़ दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अब बात की जाती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो कैसा कर सकते हैं? ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि आप जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर लाइक है ना ऐसे अपनी पावर्स को एक्सरसाइज आर्बिट्री यूज उसका नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या करना है, कैसे करना है? तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहती है कि हम बताते हमने क्या बताया कि कुछ प्रोविजंस बना दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ प्रोविजंस बनाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसे हमें फॉलो करना होता है, ओके। यही जो प्रोविजन है वही हमारे लॉज होते हैं, क्योंकि यह प्रोविजन हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से काम नहीं करना है, ठीक है। अब यह जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाए हैं
ऑल द पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। वो प्रोविजन यह कहते हैं कि इंडिया के अंदर, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जितने भी सिटीजन है वो सभी सिटीजन जो है इक्वल है बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी बराबर है। अब लॉ के सामने सभी बराबर है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी हाइट सबकी बराबर बराबर है। हाँ, ऐसा नहीं। इक्वल है इसका मतलब यह है कि सभी लोगों के लिए जो लॉज है ना वो एक ही तरीके से अप्लाई होने वाले हैं, भले ही वो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट हो, भले ही वो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, एमएल हो, चाचा उनके विधायक क्यों ना हो, कोई भी हो, अगर आप हमारी कंट्री के सिटीजन हो तो ये लॉज, ये प्रोविजंस जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कोई गलत काम करते हो तो पनिशमेंट भी आपको मिलेगी ही मिलेगी। पर यहाँ पे अब हमारे जानने योग्य बात यह है, मतलब हमारे जानने लायक बात यह है, इक्वल बिफोर लॉ, ये क्या बात हुई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसा क्यों कहा कि सबके लिए इक्वल है? तो इक्वालिटी का जब भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, कि अगर इक्वालिटी कही गई है तो इक्वालिटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? क्योंकि सोसाइटी में भेदभाव हो रहा होगा, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, तभी तो इक्वालिटी लाने की जरूरत पड़ी। तो वो हम देखते हैं क्या कि जो इक्वालिटी है ये इसलिए लाई गई क्योंकि हम सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है और जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज्यादा हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। लोगों के बीच में लाइक है ना, हर चीज के लिए थोड़े थोड़े मतभेद होते रहेंगे। किसी का कुछ और मानना होगा, किसी रिलीजियस ग्रुप का कुछ और मानना है, किसी रिलीजियस ग्रुप का कुछ और मानना है, ठीक है। अब ऐसे में सोसाइटी के अंदर हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है या मिलता आया था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहता है कि चलो आज तक तो जो स्टोरी हुई वो ठीक है, पर इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर मतलब 1947 के बाद से इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं फॉलो किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन किस फॉर्म में होता है तो चलो वो भी देख लेते हैं। ये क्या लिखा है? ये लिखा है डिस्क्रिमिनेशन। थोड़ा सा फोन को टिल्ट करो और देख लो। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किस फॉर्म में हो सकता है? रिलीजन के फॉर्म में हो सकता है। कई सारे रिलीजन जो है वो हम देखते हैं कि कभी कभी अपनी पावर्स का गलत यूज करने लग जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है वो सुपीरियर है और बाकी जो धर्म है, बाकी जो रिलीजन है वो कैसे है? इंफीरियर है। तो ऐसे में वो इंफीरियरिटी या फिर हम जो कह सकते हैं ना मेजोरिटी, मतलब बेसिकली उस रिलीजन की मेजोरिटी का यूज करने लग जाता है, उस रिलीजन की पावर का यूज करता है दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट में, जैसा कि हमने हिटलर को देखा था जो उसने ज्यूज के साथ किया था, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं कास्ट की। कास्ट जो है ना बच्चों, इंडिया का एक है ना स्पेसिफिक, एक बड़ा ही अलग सा ही कॉन्सेप्ट है। हमने इंडिया के अंदर लोगों को बांटा धर्मों में, फिर उसके बाद भी हमें लगा कि नहीं, अभी भी मजा नहीं आया, थोड़ा और बांट के देखते हैं, तो हमने बना दी कास्ट। अब कास्ट क्या होते हैं तो देखो, ये है मेन ग्रुप रिलीजन, ठीक है, ये है मदर ग्रुप रिलीजन, ओके। अब इन्हीं मदर्स के कई सारे छोटे 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 बच्चे हैं और वो क्या है? वो है कास्ट। कहने का मतलब यही है, रिलीजन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की कई सारी छोटी छोटी ब्रांचेस है, उन ब्रांचेस को हम कास्ट के नाम से जानते हैं। इंडिया के अंदर हमें कई सारी कास्ट देखने को मिलती है। अब देखा जाता है कि कई सारी कास्ट होगी तो क्या होगा कि कुछ कास्ट जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाएगी और कुछ जो कास्ट है वो अपने आप को इंफीरियर समझने लग जाएगी। इसके कारण हमारी सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होगा। पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि सब तो इक्वल है। इक्वल है मतलब क्या? ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया के अंदर फॉलो नहीं किया जाएगा। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इक्वल हो हमारे लॉस के सामने। फिर हम बात कर लेते हैं जेंडर। जेंडर से बात आती है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज के अंदर हमें बेसिक है ना 3 जेंडर देखने को मिलते हैं। आज तक 2 सुने होंगे, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, एक होता है अदर्स, ठीक है। अदर्स में लाइक जो अदर जो हमारे जेंडर से उनके बारे में हम बात करते हैं, बट बेसिक जो हमें जेंडर देखने को मिलते हैं वो होते हैं मेल और फीमेल, ठीक है। अब ये जो मेल और फीमेल होते हैं वो कभी कभी एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है कि जो मेल है वो फीमेल को डिस्क्रिमिनेट करता है, उसके राइट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, उसकी पावर्स को डिस्क्रिमिनेट करता है। इंडिया में है, जरूरी नहीं हर जगह है। कई ऐसे भी छोटे छोटे आदिवासी कुनबे हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप देखे गए हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, जहां हम देखते हैं जहां पे फीमेल जो होती है ना वो ज्यादा पावरफुल होती है मेल से। जो फीमेल है वो ज्यादा एक्सरसाइज करती है पावर्स का एज कंपेयर टू मेंस। ऐसा हमारे आदिवासी ग्रुपों कुनबों के अंदर देखा गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। पर ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि जेंडर जो है वो भी कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन का एक कारण बन सकता है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा ना हम रिलीजन देखेंगे, ना हम कास्ट देखेंगे और ना ही हम जेंडर देखेंगे। हमारे सामने सब इक्वल हैं, सभी बराबर हैं, कोई भेदभाव हम नहीं देखने वाले हैं। पर अब बात आती है कि
जो ये भेदभाव है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या ये सिर्फ यहीं पे खत्म हो जाता है? नहीं। डिस्क्रिमिनेशन का जो एस्पेक्ट अभी तक हमने देखा था वो हमारा ट्रेडिशनल एस्पेक्ट था, जो अभी तक हम देखते आ रहे थे कि सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। पर अब हम बात कर लेते हैं कि आज की हमारी सोसाइटी के अंदर कैसा डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, या हम यह देखते हैं कि आज की सोसाइटी की क्या जरूरत है कि लॉज किस तरीके से अप्लाई हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लॉज अप्लाई, नो वन कैन बी अबव लॉ कहा गया है। एक ये जो लाइन है ना, एक तो इक्वल बिफोर लॉ वाली और एक ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप समझ नहीं सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस लाइन के ऊपर, इन दोनों लाइंस के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर दिया गया है। और आप जब भी कोई आर्टिकल वगैरह पढ़े हैं ना इन फ्यूचर, तो आप ये देखोगे कि ये है ना, ये जो दो लाइंस है ना, ये आपको बार बार रिपीटेड देखने को मिलेगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इस पर। नो वन कैन बी अबव द लॉ। आज का जो हमारा टाइम चल रहा है उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विशेष कानून से ऊपर नहीं है। कानून जो है वो सर्वोपरि है, कानून जो है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हम देखते हैं कि सोसाइटी में हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं, वेल्दी पर्संस हमें देखने को मिलते हैं, प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर कई सारी ऐसी जगह है जहां पे पावर्स को होल्ड किया जाता है। सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पावर होल्ड करते हैं, जिनके पास पावर्स होती है। सोसाइटी के अंदर वेल्दी पर्संस होते हैं जो पावर को होल्ड करते हैं। साथ ही साथ सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी पोस्ट बना दी गई है जिस पोस्ट के पास भी पावर होती है, पोस्ट जैसे कि प्रेसिडेंट। तो ऐसे में हमारा कानून यह कहता है कि भले ही आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, भले ही आप बहुत मतलब है ना बहुत ही ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति क्यों ना हो, भले ही आप हमारे देश के प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, लॉज जो है वो सभी के लिए अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि आपके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम आपका डिस्क्रिमिनेशन कर देंगे किसी और के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि हम है ना आपको अलग समझेंगे और दूसरे व्यक्तियों को अलग समझेंगे। आप सभी जो है बराबर है, भले ही आप कोई भी क्यों ना हो। लॉज जो है वो आप सभी के लिए अप्लाई होने वाले हैं। अगर आप क्राइम करते हैं तो उस क्राइम के लिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट क्या होते हैं? तो देखो, पनिशमेंट होती है बेसिकली अ प्रोसेस थ्रू विच बी गिल्टी ऑफ द पर्सन हैज टू बी एस्टैब्लिश। कहा जा रहा है पनिशमेंट का मतलब होता है कि एक गिल्टी मतलब एक अपराधी को अपराधी बनाना, उसको अपराधी बनाकर पनिशमेंट देना जो उसने काम किया है। समझ में आया? अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसके लिए आपको कुछ तो पे करना होगा। पे करना मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं, इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर। मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि आपको है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जा सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब होता है? आपको जीवन भर कारावास में रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है, लेट सपोज आपको है ना हाँ आपको डेथ सेंटेंस दे दी गई है, फांसी की सजा आपको दे दी गई है। यह सारी चीजें जो है वो हमारा लॉ करता है अगर आप किसी भी तरीके का क्राइम करते हैं। क्लियर? तो देखो, यह सारी जो चीजें हैं ना बच्चों, यह हमेशा से फिक्स नहीं थी। क्या लगता है कि हमेशा से डेमोक्रेसी थी, हमेशा से हमें यह देखने को मिलते थे, ये सारे लोग देखने को मिलते थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, जो अभी हम कर लेते हैं अगली पीपीटी के अंदर, जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो एंशिएंट इंडिया का जो ओवरव्यू था ना वो आज के इंडिया से बहुत ही ज्यादा अलग था। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, समझते। देखो, आज हमें प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर आप जब कोई पुरानी स्टोरी सुनोगे ना, उसमें आपको राजा देखने को मिलेगा, रानी देखने को मिलेगी, सेनापति देखने को मिलेंगे, मतलब पूरा बाहुबली का सेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पर क्या आपको वहां पे प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेगा? क्या आपको वहां पे राष्ट्रपति देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पीरियड के अंदर हमारे इंडिया के अंदर जो पावर्स होल्ड करते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, ये लोग। ओके, पर एंशिएंट इंडिया के अंदर जो पावर होल्ड करते थे, जिनके पास पावर्स देखने को मिलती थी, वो होते थे राजा, महाराजा, रानी, सेनापति। इन लोगों के पास हमें पावर्स देखने को मिलती थी। ठीक है, आज हम देखते हैं कि आज हम वोट कर सकते हैं, हमारे चुने गए नेता को हम हमारा बेसिक लीडर बना सकते हैं। पर पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। राजा बन गया, खत्म कहानी। अब राजा जो है ना, राजा का जनता से कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता था। अगर जनता चाहती थी तो भी राजा बनता था, जनता नहीं भी चाहती थी तो भी राजा वही बनता था। ठीक है, जनता का कोई रोल उसमें होता नहीं था। अब जनता का कोई रोल नहीं है तो राजा क्या करेगा? राजा अपनी मन चाहे काम करने लग जाएगा, जो उसे अच्छा लगेगा वैसे वो काम करना शुरू कर देगा। जिस कम्युनिटी को वो फॉलो करता है, जिस कम्युनिटी को वो सपोर्ट करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा वो पावर दे देगा। तो ऐसे में हम यह देखते हैं
कि एंशिएंट इंडिया के अंदर राजा महाराजा की बातें की जा रही है। बाहुबली मूवी देखी है, पता है ना, वहां पे अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है वही। तो अमरेंद्र बाहुबली कौन थे वहां पे? किंग थे ना, राजा थे, ठीक है। तो राजा जो है उस टाइम कोई वोटिंग हुई थी बाहुबली के लिए? बिल्कुल नहीं हुई थी। बाहुबली कैसे बना था? उनकी राजमाता ने कह दिया कि हाँ ये लल्ला बनेंगे, क्या ये बनेंगे हमारे राजा, तो राजा बना दिया, खत्म कहानी। उसके लिए कोई वोटिंग वोटिंग थोड़ी हुई थी, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या कि हमें एंशिएंट इंडिया के अंदर कई सारे भर भर के लॉज देखने को मिलते हैं, नंबरेबल लॉज हमें देखने को मिलते हैं। इन केस कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई सारे जो लॉज होते हैं ना एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब ये है ना, अपने ही आप में घूमते जाते हैं, घूमते जाते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया में लॉज बनाए जाते थे और ये जो लॉज है ना कई बार एक दूसरे के अंदर घुल मिल भी जाते थे। पर बात आती है कि हमने अभी कम्युनिटी की भी तो बात की थी, तो देखते हैं हम कि जो राजा है वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता था आर्बिट्री, स्वेच्छा से, मनचाही तरीके से वो उस पावर्स को यूज करता था, ठीक है। कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी हमें देखने को मिलती थी एंशिएंट इंडिया में जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती थी। अब पावरफुल कम्युनिटी हमेशा एक वीक कम्युनिटी को सप्रेस करेगी, ठीक है, ऐसा देखा गया है। पर एंशिएंट इंडिया के अंदर यह देखा जाता था कि जो ये पावरफुल जो डिफरेंट कम्युनिटीज होती थी, उन डिफरेंट कम्युनिटीज में जो पावरफुल कम्युनिटी होती थी ना, उसके पास है ना कुछ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होती थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। कहने का मतलब यही है कि जिस कम्युनिटी के पास पावर होती थी ना, वो कम्युनिटी अपनी पावर्स का मजे से यूज किया करती थी दूसरी कम्युनिटीज के अगेंस्ट में। कैसे? जो हमारे इंडिया के अंदर कास्टिज्म देखने को मिलता है, वो किस कारण है? वो इस कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही तो है कि कुछ कम्युनिटीज अपने आप को सुपीरियर समझने लग गई और कुछ कम्युनिटीज को उन्होंने इंफीरियर समझ लिया, और इंफीरियर कम्युनिटीज को उन्होंने पूरी सोसाइटी से ही बाहर कर दिया कि आप इंफीरियर हैं, आप हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं हो सकते हैं। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। अब भेदभाव जो है ना वो उनके साथ बहुत तरीकों से किया जाता था। उनको लाइक पब्लिक वेल्स से पानी नहीं भरने दिया जाता था, उनको टेंपल के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, उनको अगर लाइक एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ठीक है। उनको बेसिकली उनका एक प्रोफेशन फिक्स कर दिया गया था कि आपका यही काम है सफाई का, आपको यही काम करना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। तो ऐसे में हम देखते हैं कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया है उसमें कम्युनिटी बेस्ड हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था। पर जब बात आती है कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, तो हम देखते हैं कि कम्युनिटी के साथ हम देखते हैं पनिशमेंट्स को। अब पनिशमेंट क्या होती थी ना, पनिशमेंट के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। कैसे? अगर एक कम्युनिटी पावरफुल है, सपोज करो ए जो कम्युनिटी है वो पावरफुल है और बी कम्युनिटी जो है वो पावरफुल नहीं है, ये पावरफुल है और ये पावरफुल नहीं है, ठीक है। दोनों ने ही सेम क्राइम किया, ठीक है, दोनों ने ही सेम क्राइम किया। लेट सपोज ये भी किसी की बकरी लेके भाग गए और ये भी किसी की बकरी लेके भाग गए, ठीक है। अब दोनों ने क्राइम किया, दोनों बकरियां लेके भाग गए, ठीक है। बट बात की जाती थी कि कम्युनिटी किनकी स्ट्रांग है? कम्युनिटी ए की स्ट्रांग है, बी की स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे में जो ए को बकरी लेके जाने के लिए जो पनिशमेंट मिलती थी ना वो अलग होती थी बी पर्सन से। समझ में आ रहा है? बी पर्सन को कुछ और पनिशमेंट दी जाती थी, उनको कुछ ज्यादा ही सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी एज कंपेयर टू ए को, ए कंपेयर को। क्यों? क्योंकि ए की जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ऐसा हमें देखने को मिलता था एंशिएंट इंडिया के अंदर। द पनिशमेंट वरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड। जिसकी कास्ट पावरफुल थी वो क्या करती थी? वह जो लॉज है उसे भी चेंज कर सकती थी, उसे भी अपने अकॉर्डिंग ढाल सकती थी। फिर हम देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आज ये हमें इंडिया में देखने को मिलता है, नहीं है ना। इंडिया के अंदर अब ऐसा कास्टिज्म वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक चेंज आया था। चेंज कब से आता है? चेंज आता है ब्रिटिश रूल के आने से, ठीक है। ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर आता है, इंडिया में आते ही वो कहता है कि हाँ सही नहीं चल रहा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो ब्रिटिश रूल क्या करता है, कई सारे लॉज को, कॉन्स्टिट्यूशन को, बेसिकली जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना, एक बुक होती है जिसमें रूल होते हैं, तो उन्होंने कई सारे रूल्स इंडिया में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। पहले जो रूल्स थे वो किनके थे? वो कम्युनिटी के थे, जिसकी कम्युनिटी पावरफुल, मतलब स्वेच्छाचारी आर्बिट्री रूल्स था, जिसका जैसा मन वैसा वो जंगल राज चला रहा था। पर ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर आता है और वो कहता है कि हाँ ये ऐसे थोड़ी चलता है, अभी हम चला के बताते कैसे चलता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, कई सारे लॉज को इंडिया में इंप्लीमेंट करते हैं। अब इंडिया में लॉज आ जाते हैं, लॉज का एक होता है ना इंट्रोडक्शन हो जाता है, नए सारे लॉज आ जाते हैं, कम्युनिटीज को लगने लगता है कि हाँ अब जो है ना हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पर वो कौन थे? वो ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स ने कभी नहीं चाहा कि इंडियंस का भला हो जाए,
उन्होंने सिर्फ यह चाहा कि ज्यादा से ज्यादा उनका खुद का भला हो जाए। इसके लिए हम देखते हैं कि वह कई सारे ऐसे लॉज बनाते हैं जिससे वह जो लॉज है वो सिर्फ और सिर्फ उनके सेल्फ को सेटिस्फाई करते। ऐसे में देखा गया कि हमारे जो हिस्टोरियंस है उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है इंडिया के अंदर जो रूल्स है ना उसको अप्लाई करने का, उनको इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है ना वो हम ब्रिटिशर्स को दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हमारे इंडिया के अंदर उन्होंने ही रूल्स अप्लाई किए, पर हम यह भी कहेंगे कि उनके ये जो रूल्स है ना वो आर्बिट्री थे। आर्बिट्री का मतलब मन चाहे, मतलब जैसा वो रूल चाहते थे, जैसे वो कानून चाहते थे वैसा ही वो कानून लेकर आते थे। वो जनता से नहीं पूछते थे कि आपको कैसा कानून चाहिए। जनता, कम्युनिटी, सोसाइटी, किसी का कुछ भी रोल नहीं है। उनको जो अपनी जरूरतों के हिसाब से लगता था ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से लॉज को लाया करते थे। जैसा कि फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉज वाज आर्बिट्री। सेकंड, अब आती है बात कि अगर कोई अपना मन चाहा रूल चलाने लग जाएगा तो विरोध तो होगा। तो ये विरोध कौन करता? तो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स हमारे सामने आते हैं, हमारे राष्ट्रवादी नेता सामने आते हैं और वो कहते हैं नहीं, आप जो कर रहे हो ब्रिटिश, हाँ आप मानते हैं आपने इंट्रोड्यूस किए हैं लॉज को, पर आप लॉज को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। ऐसे लॉज अप्लाई नहीं किए जाने चाहिए। लॉज जो है वो तो हमारे लिए अप्लाई होने चाहिए। लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बताते हैं और मैं भी बताता हूं क्या होना चाहिए। इंडियन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग, मतलब इंडियंस ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। आप कैसे बताया होगा? ऐसे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके थोड़ी बता दिया होगा कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी चलेगा, नहीं आप गलत कर रहे हो, है ना, ठीक है ये गलत है, आप ऐसे नहीं करोगे, आपके स्ट्राइक गिर जाएगी ऐसा करोगे तो। नहीं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जब भी आपको गवर्नमेंट को कुछ पहुंचाना हो ना मैसेज, तो उसके लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्रिटिसाइज करना पड़ता है गवर्नमेंट को। ओके, उन्होंने बोला कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इक्वालिटी। सभी जो लोग हैं ना वो बराबर होने चाहिए, पहली बात तो ये। और कानून जो है वो हमारे लिए भी अप्लाई होना चाहिए, एज वेल एज अगर कोई ब्रिटिशर्स कोई क्राइम करता है तो उसके लिए भी उसी तरीके से अप्लाई होना चाहिए। बेसिकली हमें क्या चाहिए? हमें चेंज चाहिए। ओके, आप रूल्स लाते हो कोई दिक्कत नहीं, पर उन रूल्स को आपको हमारे अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। अब हमारे अकॉर्डिंग का क्या मतलब? द आइडिया वाज फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दे वर फोर्स्ड टू ओबे टू लॉज एज इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस। कहा जा रहा है कि जो लॉज को उन्हें मानना पड़ता था फोर्सफुली, मतलब उनको फोर्स किया जाता था कि आपको इन कानूनों को मानना पड़ेगा, ठीक है, तो यह नहीं चलेगा। आपको कानून ऐसे बनाने पड़ेंगे जो आइडियाज ऑफ जस्टिस के ऊपर निर्भर करते हो। मतलब कुछ ऐसे कानून आप लेकर आओ जो हमें न्याय दे, जो हमें जस्टिस दे, ना कि हमें फोर्स किया जाए उन कानूनों को मानने से। फिर बात आती है कि चेंज तो लाना था। अब चेंज ब्रिटिशर्स तो करने वाले थे नहीं, तो हमें ही आगे आना पड़ा। नेशनलिस्ट लीडर्स ने प्रोटेस्ट कर लिया, क्रिटिसाइज कर लिया, पर इसके अलावा भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो वो देखते हैं हम। 19th सेंचुरी शुरू होती है। 19th सेंचुरी जो है ना बच्चों, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक है ना पीरियड है। कभी भी आप अपनी लाइफ में कुछ करें ना करें, मॉडर्न इंडिया का ये 19th सेंचुरी वाला जो एरा है ना, आप वो जरूर पढ़े, क्योंकि आपको बहुत कुछ नई चीजें जानने को मिलेगी अपने इंडिया के बारे में। 19th सेंचुरी शुरू होती है। 19th सेंचुरी शुरू होते ही अब है ना धीरे धीरे हमारे जो लोग हैं ना वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। कई सारे जो हमारे लोग होते हैं वो है ना विदेश जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, वहां से पढ़ाई करके इंडिया में वापस आते हैं और इंडिया में वो बन जाते हैं लीगल प्रोफेशनल्स। द इंडियन लीगल प्रोफेशनल इमर्जिंग डिमांड्स रिस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स। जो हमारे जो लीगल जो हमारे प्रोफेशंस होते हैं ना, प्रोफेशनलिज्म होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो आगे आते हैं, वो कहते हैं कि है ना बेसिकली शुरुआत हम करते हैं कोर्ट के साथ, ठीक है। अब इंडियन कोर्ट्स के अंदर क्या होता था? बेसिकली उस समय ब्रिटिश राज के समय ब्रिटिश का रूल था। ब्रिटिश कहता था कि जो हमारे जज हैं, मतलब जो व्यक्ति ब्रिटिशर है, ठीक है, जो व्यक्ति का ओरिजिन ब्रिटिश है, ब्रिटिश ओरिजिन से वो आया है यहाँ पे, उसकी पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी अगर सिटीजन है ना इंडिया का, उसके पास इतनी पावर नहीं है हमारे कोर्ट के अंदर जितनी पावर हमारे ब्रिटिशर्स के पास है। जो हमारे ब्रिटिशर्स के प्रोफेशनल हमारे कोर्ट में काम कर रहे हैं, मतलब जो ब्रिटिश के जो जजेस हैं, जो ब्रिटिश के जो लाइक सपोज करो जो लॉयर्स है, उनके पास ज्यादा पावर्स है, उनके पास ज्यादा अकल है। किसके कंपेयर में? उनके पास ज्यादा अकल है, ज्यादा पावर्स है। किसके कंपेयर में? हमारे इंडियन जजेस और इंडियन जो है ना हमारे प्रोफेशनल्स है, जो इंडियन हमारे लॉयर्स है, उनके कंपेरिजन में। तो ऐसे में हमारे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है। अगर हम सभी ने
इस लीगल प्रोफेशन को चुना है, हम सभी ने पढ़ाई सेम करी है, हमारी सभी की एजुकेशन सेम है, तो हम सभी क्या है, सेम है। यूज लॉ टू डिफेंड लीगल राइट्स ऑफ इंडियन। तो ऐसे में आपको यह करना चाहिए कि आपको लॉस का यूज तो करना चाहिए, पर उसका जो यूज है वो आपको इंडियन के लिए करना चाहिए, इंडियंस के लिए करना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी बेटर हो सके, हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। इंडियन जजेस को आपको पावर देनी चाहिए, इंडियन जजेस को इतनी पावर देनी चाहिए ताकि आप जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंडियन जजेस का एक अच्छा पावर हमें देखने को मिले। तो ऐसी कोई डिमांड जो है वो हमारा पढ़ा लिखा जो ग्रुप था ना उस टाइम 19th सेंचुरी का, वो करने लग जाता है। बात आती है इंडियन प्लेड अ मेजर रोल इन द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब हमने इंट्रोडक्शन में समझा दिया था, पर फिर भी हम एक बार एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पहले हम थे मंकी, मंकी का मतलब बंदर। अभी भी कुछ लोगों के अंदर ये प्रवृत्तियां बाकी रह गई है। बाकी पहले हम कौन थे, पहले जो हमारा जो ह्यूमन है ना, उसकी स्टार्टिंग एक मंकी से हुई थी। मतलब हम पहले है ना मंकी के जैसे दिखते थे। ओके, हमारी एक लंबी सी टेल थी। ओके, और ऐसा हमारा कुछ सीन हुआ करता था। धीरे धीरे हम होने लगे इवॉल्व, मतलब धीरे धीरे हम पहले से बेहतर होने लगे। हमारी जो टेल है वो कहीं ना कहीं हट गई, कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे इतने जो बाल होते थे वो हट चुके। और उसके बाद आज का हमारा ह्यूमन हमारे सामने आता है, जिसका नाम है होमो सीपियन। ठीक है, होमो सीपियन की ये पिक्चर आपको दिख गई होगी। अब इसके अंदर देखो, पहले स्टार्टिंग के अंदर जो है वो हम एक मंकी जैसे थे, धीरे धीरे इवॉल्व होते रहे और हम क्या बन गए, आज के हमारे ह्यूमन जैसे हम बन गए। तो यह जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, यह प्रोसेस ऐसा थोड़ी कि हवा में ही हो गया था, या फिर ऐसे ही बस बैठे सुबह सोए और ना सॉरी रात को सोए और सुबह ऐसे हो गए, नहीं, टाइम लगा। और इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि हम पहले से बेहतरीन थे। हम पहले जिस तरीके से चलते थे, खड़े होते थे, काम करते थे, उस तरीके से अब हम क्या थे, उस तरीके से अब हम पीछा छुड़ा चुके थे। अब हम उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, हम डेवलप हो चुके थे। तो इस डेवलपमेंट को ही, इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को ही हम एवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें हम पहले से बेहतरीन होते हैं। ठीक है, पहले हम 7 बजे उठते थे, आज हम 6 बजे उठते हैं। पहले हम 7 बजे उठते थे, आज हम 6 बजे उठते हैं। तो हमने हमारे अंदर एवोल्यूशन लेकर आया है। क्या एवोल्यूशन लाया कि पहले हम लेट उठते थे, आज हम जल्दी उठते हैं। ये हमारा एवोल्यूशन है। मतलब हम क्या हो रहे हैं, हम डेवलप होते जा रहे हैं। अब ऐसे में ब्रिटिश रूल की कहानी पे आते। ब्रिटिश रूल ने इंट्रोडक्शन कर दिया, हमने बोला चेंज करो, चेंज कर दिया, ठीक है। अब ऐसे में इंडिया को मिलती है इंडिपेंडेंस। कब मिलती है, 15 अगस्त 1947। जल्द ही आप 15 अगस्त से मिलने वाले हैं। तो 15 अगस्त 1947 आती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अब हमारे सामने आने वाला था। ठीक है, 1947 के बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना शुरू कर दिया जाता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे सामने आ जाता है 1950 के अंदर। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, लॉज थे। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होता, एक बुक होती है, बुक के अंदर कई सारे लॉज होते हैं, हमें उन लॉज की रिस्पेक्ट करनी होती है, कहानी खत्म। अब यह जो लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, वह हमारे लिए फाउंडेशन का काम करते हैं, ताकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव आज कानून बनाना चाहते हैं ना, वह कानून बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडेशन का यूज करते हैं कि हाँ, हमें कानून बनाना है, पर कानून जो है वो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए ही बनाना है। पहली बात आती है कि आखिर ये लॉज आते कैसे। आने का मतलब ये नहीं कि नानी के घर गए थे वापस आना, नहीं। आने का मतलब है कि ये लॉज बनते कैसे हैं। ठीक है, अब हलवा तो है नहीं, ओके, कि ये चीजें डाली और बस हलवा बना दिया, बन गया, ऐसे लॉज बन जाएंगे, नहीं। एक लॉज को एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और उस प्रोसीजर के द्वारा ही हमें कुछ भी लॉज मिलते हैं। लॉज क्या होते हैं, लॉज ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती है जो हमें यह बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। पर बात आती है, आखिर ये लॉज जो है वो बनाए क्यों जाते हैं, क्यों, मतलब आखिर इनको बनाने की जरूरत क्या है। नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत है क्या। तो देखो बच्चों, सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही लॉज बनाए जाते हैं। बस इतनी सी बात याद रखना, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉज बनाए जाते हैं, दैट्स इट। ठीक है, ये होती है लॉज की जरूरत, इसलिए लॉज बनाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि आखिर ये जो लॉज हैं ये बनते कैसे हैं। तो पहली बात, बनते कैसे, जैसे कि खाना किचन में बनता है, ठीक है, खाना किचन में बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से जो लॉज है वो पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। लॉज पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर हमें कानून या लॉज बनते हुए दिखते हैं।
पर अब कानून है कोई तांत्रिक थोड़ी है कि अपनी तांत्रिक साधना करेगा कि हाँ सोसाइटी को जो लॉस चाहिए वो आज रात को है ना हम तांत्रिक साधना करेंगे और सुबह तक हम बता देंगे कि हमारी सोसाइटी को कौन से लॉस चाहिए। ऐसा नहीं होता। सोसाइटी को क्या चाहिए वो सोसाइटी खुद बताती है। ठीक है। अब बात आती है कि सोसाइटी क्या उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करती है कि हाँ पार्लियामेंट पार्लियामेंट हमें ये लॉस चाहिए बना दो फटाफट से, सुबह इसको अप्लाई करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो सोसाइटी है ना बच्चों, सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है। अब सोसाइटी उस प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करेगी। ठीक है। सबसे पहला वो क्या करेगी, उसको एक्सप्रेस करेगी कि हाँ हमें यह प्रॉब्लम है। सोसाइटी को पार्लियामेंट को बताना होगा ना कि हाँ ये हमें प्रॉब्लम है, इस पे आपको काम करना है। प्रॉब्लम हमने बताई, लॉज आप बनाओगे। ओके। तो अब ये प्रॉब्लम बताई कैसे जाती है? डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी डेट रेज द नीड फॉर पर्टिकुलर लॉ। अब हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। अब यह जो ग्रुप्स है ना, उन ग्रुप्स के व्यूज अलग होते हैं, ओपिनियंस अलग होते हैं। इसके कारण हम देखते हैं कि सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप अलग अलग लॉज की डिमांड करने लग जाते हैं। अब बात आती है एक्सप्रेशन की, आखिर ये बताते कैसे हैं? व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते हैं, ये बताते हैं बाय मीडिया, टीवी, न्यूज, टेलीविजन। ये सब चीजें हम जब देखते हैं, मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम यही है कि जो जनता है, जो सोसाइटी है, उसकी जो जरूरतें हैं वो अपनी न्यूज़ेस के थ्रू, टेलीविजन के अंदर न्यूज़ेस जो वगैरह आती है उसके थ्रू, रेडियोस के थ्रू प्रोवाइड करे। किसे किसे बताए? पार्लियामेंट को बताए। क्योंकि पार्लियामेंट को ये कैसे पता पड़ेगा? जब मीडिया, न्यूज़ वगैरह इन सब में सारी जो ये चीजें हैं वो एक ही बारे में बात करने लग जाएगी कि हाँ सोसाइटी में यह प्रॉब्लम है, सोसाइटी में यह प्रॉब्लम है, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है। तो पार्लियामेंट को लगने लगेगा कि हाँ हमें ऐसा कुछ कानून लाना चाहिए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फिर भी लेट सपोज जनता ने कहा कि हाँ हमने बोल तो दिया, मीडिया को बता तो दिया, पर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट अभी तक हमारी बात सुन नहीं रही है। अब अब है ना जो जनता है वो क्या करने लग जाती है? प्रोटेस्ट करने लग जाती है। अब प्रोटेस्ट जो है बच्चों, प्रोटेस्ट बेसिकली हमारा एक एक्सप्रेशन है, मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसके थ्रू हम जनता जो है वो क्या करती है? गवर्नमेंट को बताती है कि हाँ उसे कौन से लॉस चाहिए। जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं मतलब कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम हो रही होगी। अब ऐसे तो देखो बच्चों, साफ चीज है कि सब घर में बैठे हैं, अगर सबके पास अच्छी इनकम है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो किसी को जरूरत नहीं है प्रोटेस्ट करने की। सब एकदम क्लियर है। पर अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण भी तो होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हाँ चलो यार आज टाइम पास नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता। प्रोटेस्ट तभी होता है जब सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, सोसाइटी के किसी ग्रुप को कोई प्रॉब्लम चल रही हो। ठीक है। प्रॉब्लम तो प्रोटेस्ट किया जाता है। अब प्रोटेस्ट तो उन्होंने कर दिया, प्रोटेस्ट के थ्रू उन्होंने अपना क्या दिया है? एक एक्सप्रेशन दिया है कि हाँ हमें यह प्रॉब्लम है और पार्लियामेंट को यह प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। चाहिए है ना, ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर किसी भी तरीके से एक है ना लाइक फोर्स करेगी। नहीं, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है पर आप पार्लियामेंट को फोर्स नहीं कर सकते। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको वो कानून पता ना हो, वो कानून बन रखा हो पहले किसी टाइम पीरियड में, बस आपको ना पता हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बेसिक जो एक पार्लियामेंट है उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो देखा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है, भले ही हाँ डायरेक्टली नहीं किया गया हो, इनडायरेक्टली उसके अंदर जिक्र किया गया हो किसी लॉ का। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है उसको देखते हुए जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट को फोर्स किया जाए। हाँ हम पार्लियामेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। कैसे? प्रोटेस्ट के थ्रू, मीडिया के थ्रू। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं वो कौन है? वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो हैं। और अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हम अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि देखो ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना कराना है, तो उन्हें पार्लियामेंट में जाके इसके बारे में बात करनी ही होगी। उन्हें इन मुद्दों को, इन इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाना ही होगा। फिर अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। देखो अभी तक हमें यह पता पड़ गया है कि जो कानून है वो तभी आते हैं जब कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है। प्रॉब्लम हुई, कानून की जरूरत हुई तो हम पार्लियामेंट भागते हैं। ठीक है। पर यह पार्लियामेंट को कैसे पता पड़ता है कि लोगों को जरूरत है? तो वो पता पड़ता है मीडिया से और प्रोटेस्ट से। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर पार्लियामेंट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एक नया कानून जो है वो हमारे सामने आता है। ठीक है। उसे समझने के लिए हमने एग्जाम्पल यहाँ लिया है डोमेस्टिक वायलेंस का। अब डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये नहीं कि घर पे बैठ के गरबा खेल रहे हैं। ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है, बेसिकली देखा जाता है कि जो एक एडल्ट मेल होता है, जो कौन हो सकता है? जो हस्बैंड हो सकता है। ठीक है। वो अपनी वाइफ को इकोनॉमिकली, फिजिकली, इमोशनली अब्यूज कर रहा है। मतलब लाइक फिजिकली उस लाइक उनके झगड़े हो रहे हैं बीच बीच के अंदर, जिसके अंदर जो हस्बैंड है वो प्रेशराइज कर रहा है अपनी वाइफ को। ठीक है।
लाइक इमोशनली उसे अब्यूज कर रहा है, उसे ताने मार रहा है कि लाइक तुम अपने घर से ये नहीं लेकर आई, तुम अपने दहेज में ये नहीं लाई, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वो कह रहा है। तो बेसिकली यह देखा गया है कि एक एडल्ट मेल जो होता है वो वाइफ के लिए, वाइफ के अगेंस्ट में ये सारे एक्शंस लेता है, उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दे देते हैं। पर बच्चों, जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, वो यहीं आके खत्म नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि घर में सिर्फ एक ही महिला है जिसका नाम आपकी वाइफ है, नहीं। उनके अलावा भी कई सारी महिलाएं होती है, जैसे डॉटर्स होती हैं, लाइक आपकी मदर्स होती हैं। तो इन सभी को भी इस डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा ना। तो ऐसे में डिमांड की जाती है सोसाइटी के द्वारा कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ना, जो डोमेस्टिक वायलेंस की अभी तक आपने परिभाषा बताई है, वो थोड़ी छोटी है। इससे डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा को थोड़ा बड़ा करना होगा। कैसे? तो चलो देखते हैं। तो सोसाइटी में प्रॉब्लम थी डोमेस्टिक वायलेंस की, सॉल्व करना है, लॉ आ रहा है। ठीक है, अब सुनो, धैर्य रखो, धैर्य धरो अर्जुन, धैर्य धरो। देखो क्या कहा गया है कि पहली बात तो डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है उसमें इंजरी देखी जाती है, और ये बेसिकली ऑर्फन गलत लिखा है, यहाँ देखी जाती है इंजरी और बेसिकली थ्रेट्स। ओके, इंजरी करने की, हार्म करने की उसको थ्रेट दी जाती है अपनी वाइफ को, या किसी भी फीमेल को क्या किया जाता है, थ्रेट दिया जाता है, या फिर बेसिकली कर भी दिया जाता है। ऐसे कुछ एक्शंस भी ले लिए जाते हैं जिससे वो फिजिकली उनको इंजर्ड हो जाए। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस में फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, इसमें इकोनॉमिकली नहीं है, इकोनॉमिकली उनको क्या किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा। उनको लाइक है ना, अपनी जो बेसिक जो उनकी नीड्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए भी हर बार आपके सामने आना पड़ेगा, मेल के सामने जाना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा कि देखो ऐसा 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 है, घर में खाने के लिए नहीं है, तुम बाहर पैसे उड़ाते जा रहे हो, घर पे दो कुछ। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वो महिलाओं को कहनी पड़ेगी। अगर वो कहती है तो उसके अगेंस्ट में उसे वायलेंस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये चीजें जो है वो घरों में देखी जाती है। और बेसिकली ये यहाँ लिखा था अब्यूज, यहाँ यू है। ओके, अब्यूज की बात की जा रही है। अब्यूज का मतलब होता है बच्चों वर्बली, मतलब आप उसको ताने दे रहे हो, बेसिकली उसे बता रहे हो कि हाँ ये कमियां हैं, ये तुम नहीं करती, ये तुम ये नहीं करती, तुम ये नहीं करती, तुम ये नहीं करती, लाइक तुम ये नहीं लेकर आई अपने दहेज में, ऐसी सारी चीजें। फिर सेक्सुअल हो सकता है और साथ ही साथ इकोनॉमिकल हो सकता है। तो ऐसे में हम यह जानते हैं कि महिलाओं को कई तरीके से परेशान किया जाता है एक एडल्ट मेल के द्वारा, जो कि उसका हस्बैंड ही होता है, ऐसा देखा जाता था। पर जब सोसाइटी में प्रॉब्लम आती है, जब ये लॉ आता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसकी थोड़ी हमें डेफिनेशन को बड़ा करना होगा। अब एक नई डेफिनेशन लाई जाती है। यह जो नई डेफिनेशन है ना, वो नई डेफिनेशन, अब नई डेफिनेशन आएगी तो वो कब आएगी? या तो जो पुराना लॉ है उसको चेंज करो, ठीक है, या फिर कोई नया लॉ लेके आ जाओ। तो ऐसे में हमारे सामने एक लॉ आता है जिसका नाम आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना 2005, इसकी स्टोरी भी अभी हम समझेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हमारे सामने आता है, और वह कुछ इस तरीके से कहता है, ऑल वुमन मतलब भले ही वो मदर हो, भले ही वो सिस्टर हो, भले ही वो आपकी डॉटर भी क्यों ना हो, और वाइफ तो है ही है। तो ऐसे में सारी की सारी महिलाएं लीव और हैव लिव टुगेदर इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। जो महिलाएं एक साथ एक घर के अंदर रहती है, किसके साथ? विद द मेल मेंबर्स वो इज परपेट्रेटिंग द वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस। इसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहेंगे। मतलब अगर कोई भी मेल मेंबर किसी भी फीमेल मेंबर के ऊपर किसी भी तरीके से इंजरी, हार्म, एक्शन लेता है, थ्रेट देता है, तो वह सारा कंसीडर किया जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर में। बस इतनी छोटी सी कहानी, ज्यादा है ना, दिमाग पे इतना लोड नहीं डालने का। अभी आप 8th क्लास में इतना लोड नहीं लाला, थोड़े दिन बाद देंगे। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, जिंदगी बहुत बड़ी है टेंशन लेने के लिए। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन से हमेशा फ्री रहना है। ओके, तो ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि हाँ, यह कह दिया जाता है 2005 के एक्ट में कि सभी महिलाएं, भले ही वो मदर हो, भले ही वो सिस्टर हो, भले ही वो आपकी वाइफ क्यों ना हो, उन सभी महिलाओं को अगर आपने किसी भी तरीके से इंजरी करी, किसी भी तरीके का थ्रेट दिया, तो उसके अगेंस्ट में जो हमारा लॉ है वो आपके लिए एक्शन ले सकता है। अब हम बात करते हैं कि सर, हमें यह समझ में आ गया कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ये तो समझ में आ गया है। पर क्वेश्चन अभी भी कुछ ऐसा ही है कि आखिर सर, ये जो नए लॉज हैं, हाउ डू न्यू लॉज कम्स अबाउट, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कैसे होगा? अभी स्टोरी भी तो देखेंगे ना। अभी तक तो हमने उसका एक बेसिकली एक है ना, लाइक हाँ, उसके ऊपर ऊपर से देख लिया है कि हाँ, लॉ होते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं वो। अब हम एक प्रोसीजर देख लेते हैं, एक एग्जांपल, एक स्टोरी बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं, जो हमें यह बताएगा कि आखिर हमने किस तरीके से लॉज को लेकर आया, या किस तरीके से एक्ट को हमने बनाया। तो एक पूरी जर्नी को हम देखने जा रहे हैं कि आखिर कानून कैसे बनाया जाता है।
और एग्जाम्पल वही है डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में हम बात कर लेते हैं, थोड़ी इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। इतिहास के भी तो हम टीचर हैं, तो देखो चलो इतिहास के बारे में बात करते हैं। अब बात की जा रही है, देखो हर एक जो आपने पुराने राम लक्ष्मण की स्टोरी देखी होगी ना, उसमें क्या होता है, ऐसा थोड़ी कि बीच में आपको है ना पूरा स्टार्टिंग से ही बता देते हैं, नहीं, पहले आपको एकदम एंड में लेके जाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा बहुत अच्छा था, ऐसा 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 चेंज, वो एक स्टोरी नहीं सुनाते। लाइक आपने अभी न्यू मूवीज देखी होगी कुछ, लाइक आपने अभी आपके फेवरेट होते हैं ना जो कार्टून्स वाली, एक कार्टून वाली मूवी आई थी जिसके अंदर वो स्टोरी बोर्ड का यूज हुआ था कि उसने पहले स्टार्टिंग के अंदर ही उसने कोट की थी किसी और बंदे की स्टोरी, जिसमें उसने पुरानी स्टोरी उसकी बताई थी। हाँ, कि हम आज 2006 में हैं, ठीक है, आज हम 2022 के अंदर है, पर हम स्टोरी कब की बताएंगे, पुरानी वाली, की हाँ हमारे जमाने में ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो हम हमारा जमाना याद करते हैं कि 2006 की बात है, कुसुम और साजिया की बात की जा रही है। कुसुम और साजिया कौन है, किसी के कोई रिलेटिव नहीं है। कुसुम और साजिया जो है वो एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, ठीक है। इन लोगों के सामने प्रॉब्लम आती है डोमेस्टिक वायलेंस की, कैसे आती है देखते हैं। 2000 अक्टूबर 2006 की बात की जा रही। सर जो एक्ट है वो तो 2005 में आ चुका ना, हाँ लाला, लेकिन उस एक्ट के आने के बाद की बात की जा रही है कि कुसुम और साजिया दोनों बैठे बैठे बहुत खुश होते हैं कि हाँ हमने जो कोशिशें करी है आज तक वो कोशिशें सफल हो गई है, वो कोशिशों ने रंग लिया है। अब वो कैसे, तो चलो अब स्टोरी पकड़ते हैं। अब स्टोरी है 1991 की, अप्रैल 1991 की बात थी। यह दोनों अपने एनजीओ के अंदर बैठी हुई थी। अब दो महिलाएं आती है, ठीक है, ये पूरी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। दो महिलाएं आती है, उसमें से एक महिला कहती है कि बेसिकली लाइक मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे मारते हैं, मुझे बीट करते हैं, और मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है क्योंकि मुझे है ना एक होता है शर्म है इस चीज की कि लाइक मैं किसी को बता नहीं सकती ये चीजें, ठीक है ना। और ना ही मुझे है ना लाइक उनके ऐसे एक्शन लेने हैं, उनको हमें बदनाम करना है, ऐसा कोई मेरा सीन है नहीं। बट हाँ वो मुझे मारते हैं और मुझे बेसिकली ये चीज पसंद नहीं है, ठीक है। और ऐसे में फिर दूसरी महिला आती है, वो कहती है कि मेरे बच्चे ने, मतलब उनका जो बॉय होगा, जो उनका बॉय जो उनका सन है, उन्होंने और उनकी जो पत्नी है, उनकी जो लाइक देवी हैं, उन देवी की असीम कृपा से उन्होंने अपनी माताजी को घर के बाहर निकाल दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ उनका जो बैंक अकाउंट्स थे वो भी उन्होंने उनसे छीन लिए हैं। अब बात आती है कुसुम और साजिया की। कुसुम और साजिया कहते हैं कि हाँ, हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, पर अभी जो हमारे जो लॉज है ना, वो कुछ इस तरीके से बन रखे हैं कि यह जो चीजें उन्होंने करी है ना, उनको वो क्रिमिनल ऑफेंस में क्रिएट करेंगे, मतलब वो उनको क्रिमिनल ऑफेंस में कंसीडर करेंगे, और इससे होगा क्या ना, बेसिकली उन दोनों के अगेंस्ट में एक्शन लिए जाएंगे। तो ऐसे में दोनों महिलाएं बड़ी ही भोली होती है, वो कहती है, पहले जो महिला थी, जो पहले महिला आई थी जिन्होंने कहा था कि उनके हस्बैंड उन्हें मारते हैं, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वायलेंस को रोकना है। दूसरी जो माताजी थी वो कहती है कि मुझे अपने बच्चे और उनकी बहू को, देवी श्री को, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं देना है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ उस घर में रहना है जो घर मेरा है। बेसिकली उन्होंने ये कहा। अब जो कुसुम और साजिया जी जो थे वो बड़ी ही प्रॉब्लम में आ जाते, बड़ी ही दिक्कत में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी के जो लॉज थे, मतलब 1991 के जो लॉज थे, वो कहते थे कि ये सभी तो क्रिमिनल ऑफेंस है, आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया तो आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, तो यह सारी चीजें। तो ऐसे में कुसुम और साजिया बोलते हैं कि नहीं, हमें एक नए लॉ की जरूरत है जो डायरेक्टली उन्हें जेल ना लेके जाए। मतलब एक होता है ना, एक आप बेसिकली कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वह करवाया जाए। तो वो हम देखते हैं कैसे थ्रू आउट द 1990s, मतलब लगभग लगभग 1991 की बात थी, वहां से लेके 2000 तक मूवमेंट्स वगैरह चलाए जाते हैं, कई सारी पब्लिक मीटिंग्स की जाती है, याद है, प्रोटेस्ट वगैरह, पब्लिक हियरिंग की जाती है, जिसमें लोगों को कहा जाता है कि आपको भी समझना चाहिए कि ये एक सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में जब ये प्रॉब्लम लोगों के सामने आती है, तो हाँ, कहीं ना कहीं लोगों को भी लगने लगता है कि हमें कानून की जरूरत है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इनके अंदर आके इनके मेंबर्स बनने लगते हैं। अब ऐसे में 1999 के अंदर कई सारे जो लॉयर्स हैं ना, वो एक साथ आके बैठते हैं, साथ ही साथ कई सारे लॉ स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, जो ये लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा कानून के बारे में सक्रिय होते हैं। अब कानून कौन बनाने वाला है? लॉयर्स, बेसिकली ये जो लॉ कलेक्टिव्स है, बेसिकली यही लोग तो कानून बनाने वाले हैं। तो ऐसे में इन लोगों की एक मीटिंग होती है, ये आते हैं, एक साथ बैठते हैं और ये कहते हैं कि हमें एक ऐसा लॉ चाहिए जिसके अंदर एक डेफिनेशन हो कि डोमेस्टिक वायलेंस शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, वर्बल एंड द इमोशनल अब्यूज।
कि जो हमें डोमेस्टिक वायलेंस की जो परिभाषा है ना, उसे हमें बड़ा कर देना चाहिए। हमने देखी थी डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा, वो डोमेस्टिक परिभाषा कैसी बनी है, तो देखो यहाँ से बनी है। उनमें से एक सदस्य कहते हैं कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर फिजिकल, इकोनॉमिकल, सेक्सुअल, वर्बल और इमोशनल अब्यूजेस को इंक्लूड कर लेना चाहिए। फिर ऐसे में दूसरे जो व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं द लॉ शुड कवर एनी वुमन लिविंग विद इन अ शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस, मतलब एक घर में रहने वाली हर एक महिलाओं को हमें डोमेस्टिक वायलेंस में कंसीडर करना चाहिए। दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग इवेक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउसहोल्ड, उन्हें है ना हमें बचाना होगा, क्योंकि वो देखी थी ना अम्मा की जो प्रॉब्लम थी, उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि उनके बच्चों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। अब डोमेस्टिक वायलेंस की पहली परिभाषा क्या थी कि पति पत्नी आपस में लड़ने चाहिए, जबकि पति पत्नी तो एक हो गए थे, उन्होंने अपनी माता जी को घर के बाहर निकाल दिया था। तो ऐसे में पहले वाला जो लॉ था उसमें कुछ कमियां थी, ठीक है। अब उस लॉ को चेंज करने के लिए ये सारी चीजें होती है। अब ऐसे में है ना एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, उस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि हमें एक नया लॉ चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो एग्री करती है कि ठीक है आपको नया लॉ चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, लोग इतनी अगर रिक्वायरमेंट है लोगों को, तो चलो ठीक है नया लॉ बना देते हैं। तो बच्चों पहले जो लॉ आता है ना, लॉ आने से पहले आता है बिल, ठीक है, पहले आता है बिल। उस बिल से बनता है क्या, एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लॉ कहते हैं। समझ गए, पहले बिल आता है, मतलब पहले उसके बिल वो चीज होती है जिसमें आप कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आसानी से कर सकते हो। अभी तक वो एग्जिस्टिंग है ना, एक्ट बना नहीं है, अभी तक वो लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जब वो एक्ट बन जाएगा तो वो लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। तो ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि गवर्नमेंट को डोमेस्टिक वायलेंस में ये सब चीजें ऐड करनी चाहिए। तो ठीक है, अब एक नया बिल लेकर आया जाता है, पर उस नए बिल के अंदर ये जितनी भी सजेशन जो इन्होंने दिए ना कि डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा में ये भी इंक्लूड करना चाहिए, वो भी इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब ऐसे में जनता को लगता है यार हमने जो डिमांड करी वो तो उसने पार्लियामेंट ने बनाया ही नहीं। अब लोगों की जो डिमांड थी वो अगर फुलफिल नहीं हुई तो लोग वापस से सड़कों पे आ जाएंगे। वो कहेंगे कि ऐसा कैसे, जो हमने आपको कहा आप वो करिए ना, आप वो क्यों कर रहे हो जो आपको करना है, आप वो करिए जो हम आपको कह रहे हैं। तो ऐसे में एक फिर से है ना कई सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन आके एक जगह बैठते हैं और वो कहते हैं कि ये जो बिल है ना वो ठीक नहीं है, उसमें हमें कुछ चेंज चाहिए। जो हमें हमारा जो हमें एक बेसिकली हमने जो फॉर्मेट बनाया ना उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें इस बिल को चेंज करना है। तो ऐसे में एक कमेटी बुलाई जाती है, एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग के अंदर यह बात की जाती है कि हाँ हमें क्या करना है, उस लॉ को चेंज कर देना है, ठीक है। ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अक्टूबर 2006 के अंदर, और जिसमें यह कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट है ना उसने हमारे सजेशंस को मान लिया है और उस सजेशंस के थ्रू ही गवर्नमेंट ने बेसिकली जितनी भी हमारी मांगे थी उन सभी को फुलफिल कर दिया है। अब डोमेस्टिक वायलेंस को एक ऐसा ऑफेंस बनाया गया है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने हर एक वुमन को इंक्लूड किया है जो भी एक शेयर हाउस होल्ड एक घर के अंदर रहती है, एज वेल एज उन्होंने हर तरीके के अब्यूज को, मतलब इकोनॉमिकली, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, इन सभी अब्यूजेस को इंक्लूड किया है एक ही लॉ के अंदर। और यह बड़ा ही खुशी का पल था जब उन दोनों को यह पता पड़ता है कि हाँ हमें एक बड़ी ही आसान जो जीत दिख रही थी उसको बहुत ही मेहनत के बाद हमने पा लिया है। कहने का मतलब क्या है ना, लोगों को बड़ा आसान लगता है लॉस का बनना कि अरे डोमेस्टिक वायलेंस ही तो है, बना दिया लॉ, खत्म हो गई कहानी। नहीं, आसान से राह लगती है पर आसान होती नहीं कम वक्त ये जिंदगी। समझ रहे हो, आसान लगती तो है ये कम वक्त जिंदगी पर होती नहीं ये कम वक्त जिंदगी। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों मैं है ना बेसिकली कलाकार तो हूं नहीं इतना ही आता था, इतना आपको बता दिया। बेसिकली क्या सीन है ना, अब जो लोगों को चाहिए था ना वो लोगों के पास आ चुका था, ठीक है। लोगों को पता पड़ चुका था कि जो चीजें हमें चाहिए थी, जो डिमांड हमें चाहिए थी ना, वो सारी की सारी हमारे इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर आ चुकी है। तो ऐसे में अब जो परिभाषा थी वो क्या थी, ऑल वुमेन who live or have lived together in a shared household with the male members who is perpetuating the violence, जो कि वायलेंस कर रहा है उसे डोमेस्टिक वायलेंस अब से कंसीडर किया जाएगा। तो हमें यह समझ में आता है कि जो एक सिटीजन का रोल है ना लॉस को बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें लॉस चाहिए तो उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, मीडिया को बोलना पड़ेगा कि लाला ये लॉ चाहिए, ये बनाना है, ठीक है। अब ये लॉ बनाना है, अब वो बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है। पर जो लॉ है ना वो अच्छा बनना चाहिए। अगर लॉ अच्छा नहीं बनता है तो हम उसके लिए वापस से एक्शन ले सकते हैं, वापस से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों,
क्या होता है ना कि जैसे कि आपकी मम्मा ने कुछ आपके लिए खाने को बनाया, बहुत मस्त सा एकदम यूँ मतलब क्या मतलब मुँह में पानी आ गया कि क्या ही बना दिया आज तो, ठीक है? अब वो बन रहा है, आपको बनते-बनते अच्छा लगा, उसकी अच्छे से ग्रीटिंग वगैरह कर दी, आपके लिए अच्छे से उसे सजा के और मम्मी ने आपके सामने उसे सर्व कर दिया, ठीक है? आपने उसको खाया, ठीक है? खाते ही आपको उसके अंदर नमक ज़्यादा लगा, आपने बोला ये क्या बना दिया? ठीक उसी तरीके से क्या होता है ना, कई बार गवर्नमेंट ऐसे लॉज़ बना देती है, जो हमें दिखते तो बड़े अच्छे-अच्छे हैं कि अरे वाह, वाह, वाह! गवर्नमेंट ने क्या ही बनाया, क्या ही बनाया। फिर बाद में पता पड़ता है कि अच्छा गवर्नमेंट ने हमें बना दिया है, ठीक है? मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने लॉ ऐसा बना दिया जो लाइक है ना लाइक जब हम उसको इम्प्लीमेंट करें तब हमें पता पड़ा कि हाँ, ये लॉ तो बनना ही नहीं चाहिए था, ठीक है? इसके अंदर इतनी सारी कमियाँ ये क्यों बना दिया गवर्नमेंट ने? अब ऐसे में लोगों को लगता है कि नहीं गलत है गवर्नमेंट ने गलत बनाया तो लोग क्या करते हैं? लोग उसके बारे में एक्सप्रेशन देना शुरू कर देते हैं। हाँ, हाँ, मज़ा नहीं आया गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं बनाया फिर से बनाओ, ठीक है? तो ये चीज़ आज हम देखते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। पार्लियामेंट पासेस अ लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड हेंस लीगल। पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया, ठीक है? कानून बढ़िया दिखने में एकदम यूँ एकदम लल्लन टॉप था, ठीक है? दिखने में बढ़िया मस्त था, एकदम देखने में मज़ा आ गया, ठीक है? पर कई बार ऐसा होता है कि कानून तो जो था वो लीगल था, बहुत अच्छी तरीके से उसने सब कॉन्स्टिट्यूशनल जो एकदम स्ट्रक्चर था उसको भी फॉलो किया था, किसी को भी ब्रीच नहीं किया था। पर धीरे-धीरे वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर और अनएक्सेप्टेबल हो गया लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों को उसके अंदर की जो कमियाँ हैं वो उसके इम्प्लीमेंट होने के बाद पता पड़ने लगी, ठीक है? तो ऐसे में लोगों को गवर्नमेंट के इंटेंशंस के ऊपर शक होने लगा कि इस दाल के अंदर तो कुछ काला है, मतलब इस गवर्नमेंट के इंटेंशंस सही नहीं है इस लॉज को लेके। ये लॉ जो गवर्नमेंट लेकर आई है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी फ्रीडम इक्वालिटी इसको हर्ट करने वाली है। अब लोग बोलते हैं तो क्या करें, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे फेवरेट प्रोटेस्ट की। मतलब अब हम चालू करेंगे आंदोलन। बेसिकली हम कह देंगे कि नहीं चाहिए हमें ये लॉ, ले जाइए वापस। तो अब यह बताने के लिए कोई एक्सप्रेशन भी तो होना होगा, तो वो देखते हैं। हमें गवर्नमेंट की इंटेंशन पसंद नहीं आती तो उसे हम एक्सप्रेस करते हैं क्रिटिसाइज करके। हमने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि अरे ये क्या बना दिया, हमने कहा था ये बनाने के लिए, तो चलो कह दिया, तो ये क्या बना दिया, कुछ अच्छा बनाना था तो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पब्लिक मीटिंग्स को होल्ड करना शुरू कर देंगे। फिर हम देखेंगे न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट, टीवी, हम मीडिया को बेसिकली टारगेट करना शुरू करेंगे ताकि मीडिया जो है वो हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको आगे लेके जाए कि हाँ, लॉ बना दिया है गवर्नमेंट ने, पर ये लॉ हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इस लॉ को वापस से गवर्नमेंट को पीछे लेना होगा। आप जब अपने है ना पेरेंट्स से बात करेंगे तो आप कुछ समय पहले भी अभी एक किसी लॉ के साथ ऐसा हुआ है। आपका ये काम है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आखिर वो कौन-सा लॉ था जो अभी गवर्नमेंट ने वापस लिया है। कुछ फार्म लॉज करके कुछ ऐसा कुछ था, देख लेना, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में बताना भी है, ठीक है? तो अब बात आती है कि हाँ, पसंद नहीं आया, आपने क्रिटिसाइज़ किया, पर ये चीज़ें आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आप कहाँ रहते हो? डेमोक्रेसी में रहते हो। अब ऐसे तो लाइक डिक्टेटर है, जैसे वो नॉर्थ कोरिया के वो छोटी-छोटी आँखों वाले सर हैं। तो अब वो नॉर्थ कोरिया वाले जो छोटी आँखों वाले हैं, तो उनकी पूरी उस कंट्री के अंदर कोई भी उनके अगेंस्ट है ना, कोई भी सवाल-जवाब कुछ नहीं कर सकता। कुछ बना दिया तो बस बना दिया, काम खत्म। पसंद आता है ठीक है, नहीं आता है तो भी यही है, खत्म कहानी। पर आप है ना, एक डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज़ क्यों कर पाते हो? क्योंकि डेमोक्रेसी है आपको आज़ादी देती है डिबेट करने की। अगर कोई चीज़ गलत बनी है, गवर्नमेंट ने गलत खाना बना दिया है, तो आप गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि हाँ, ये जो है गलत है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी कहती है सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। तो डेमोक्रेसी कहती है कि जो हमारी जनता है ना, वो अपनी अनविलिंगनेस मतलब अपनी अनिच्छा जता सकती है उस लॉ के ऊपर जो उन्हें पसंद नहीं आता है। और ऐसे में जो पार्लियामेंट है ना, उसको उस लॉ के ऊपर काम करना ही करना होगा। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर हम प्रेशर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मीटिंग्स में उनके लिए मीडिया को यूज कर सकते हैं। जो मीडिया है वो फर्दर जाके क्या करेगा, गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करेगा। अब बात आती है कि सर हाँ, समझ में तो आ गया कि हाँ, जो कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो कभी-कभी अनपॉपुलर हो जाते, क्लियर है। पर एक एग्जाम्पल हो जाता तो मजा ही आ जाता। तो ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं म्युनिसिपल लॉज का। म्युनिसिपल लॉज बनाए गए, ठीक है। अब बेसिकली म्युनिसिपल लॉज जो है वो कैसे काम करते हैं वो जान लेते हैं। जैसे आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो जिला है, उस जिला के अंदर म्युनिसिपैलिटी काम करती है। अब ये जो म्युनिसिपैलिटी है ये क्या कहती है कि हमारे जो स्पेस है, मतलब जितना भी स्पेस वो कवर करती है, उस स्पेस के अंदर कहीं पे भी हॉकर्स और जो वेंडर्स है ना, वो इस स्पेस का यूज नहीं कर सकते। देखो हमारी सिटीज के अंदर एक ऐसा बाजार होता है
जहाँ पे हम जाते हैं तो आपको पता होगा ना कि एकदम छोटी-छोटी सी तंग गलियाँ होती है, फिर भी यहाँ पे भी एक हॉकर खड़ा होता है, यहाँ पे भी एक वेंडर खड़ा होता है, मतलब छोटे-छोटे से ठेले वगैरह वो लगा के खड़े होते हैं रोड के ऊपर। ओके, उससे क्या होता है ना कि जो रास्ता होता है वो भी रुक जाता है और बेसिकली उससे है ना वहाँ पे गंदगी भी हो जाती है, ठीक है? वो लोग जो गंदगी फैलाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है ना पूरा का पूरा जो स्ट्रीट है वो भी गंदा हो जाता है, लोगों के पास जगह नहीं बचती, जैम होते हैं वहाँ पे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो म्युनिसिपल लॉज कहते हैं कि कोई भी हॉकर, कोई भी वेंडर जो है ना, वो हमारे इस स्पेस के अंदर आके खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है? पर अब बात आती है कि क्या ये म्युनिसिपल लॉज सही थे? तो देखते हैं। आपको ये पता होगा बच्चों कि जो हॉकर्स और जो वेंडर्स होते हैं बेसिकली ये अपनी लिविंग के लिए काम कर रहे हैं, इनके पास यही रोजगार है, इनका यही काम है। अब बात आती है अगर म्युनिसिपल लॉस के कारण म्युनिसिपालिटी ने इन्हें वहां से हटा दिया तो कहीं ना कहीं इनका एक बेसिकली जो रोजगार का साधन था जिनसे इनका घर चल रहा था वो भी तो खत्म होगा। कई सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक इसी चीज के कारण, म्युनिसिपल लॉस के कारण, ठीक है? और आपको पता हो हॉकर्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं ना, वो आपको बहुत ही चीप रेट के अंदर बहुत सारे गुड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? आप अभी चले जाइए किसी भी लेट्स सपोज किसी भी बड़े से मॉल के अंदर आप चले जाओ क्लोथ्स लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, वहाँ पे क्या आप नेगोशिएट कर सकते हो? नहीं नेगोशिएट कर सकते। पर आप लोगों को देखेंगे जो लोग वहाँ मॉल के अंदर नेगोशिएट नहीं कर रहे ना, वो हॉकर्स और वेंडर्स से नेगोशिएट करते आपको दिख जाएँगे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि यहाँ पे हम नेगोशिएट कर सकते हैं, उस मॉल में हम नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनकी जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो ऐसे के अंदर म्युनिसिपैलिटी के जो लॉज़ है कि हाँ, हमें इन्हें हटा देना चाहिए, क्या वो सही होंगे? तो इस चीज़ के ऊपर डिबेट चलता है, ठीक है? अब कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि हमें इन जैम के वजह से, गंदगी की वजह से बेसिकली जो रोडें छोटी हो गई, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कोई दिक्कत नहीं है, इनकी लाइफ चलती है, ये हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं बड़े ही चीप रेट्स के अंदर, हम इनकी लाइफ बेसिकली इनकी जो लिविंग है उसको हम उजाड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे क्या 2 ग्रुप बन गए। अब ये जो 2 ग्रुप है इनके बीच में क्या चलता है, डिबेट चलता है और ऐसे में बात पहुंच जाती है कोर्ट तक, ठीक है? अब बात आती है कोर्ट तक, अब यह जो चीज है कि उस लॉ को फर्दर कुछ उसमें अमेंडमेंट करना है कि नहीं करना है, उस लॉ को बेसिकली चेंज करना है कि नहीं करना है, वो डिसाइड करेगा कोर्ट। कोर्ट जो है दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है, मतलब क्या है, दोनों जो साइड से उनकी अपील सुनता है कि क्या यह जो कह रहे हैं वो सही है, क्या लोगों की ये जो जैम वाली ये दिक्कत ज्यादा सही थी कि ये जो लिविंग वाली जो दिक्कत है वो ज्यादा सही थी। अब ये कोर्ट के ऊपर है, अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि आखिर हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल लॉ इफ इट फाइंड्स दैट दे डोंट अधेरे टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कोर्ट है ना, ये कोर्ट का काम है कि अगर कोई लॉ अनपॉपुलर हो जाता है, अगर कोई लॉ कंट्रोवर्शियल हो जाता है, तो कोर्ट उस पिक्चर में आता है। जो लोग हैं वो कोर्ट के पास पहुंचते हैं कि कोर्ट कोर्ट ये क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या लॉ बना दिया, ठीक है? तो कोर्ट कहता है कि मैं हूं ना, मैं देखता हूं अभी। तो फिर जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, कोर्ट जो है उस लॉ को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। और इवन अगर कोर्ट को लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट में जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कोर्ट जो है वह क्या कर सकता है, वह उस पूरे के पूरे लॉ को कैंसिल भी कर सकता है। यह कोर्ट की पावर होती है। अब बात आती है कि लोगों का एक्सप्रेशन भी थोड़ा देख लेते हैं ना कि लोग क्या करते रहते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि बेसिकली एक्सप्रेशन देखना होता है। अब जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये भी कुछ आंदोलनकारी है, ये भी कुछ आंदोलन वगैरह कुछ कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये शायद बीटीएस की भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? अब बच्चे कहते हैं कि सर इतने सारे लोग जमा हुए हैं तो बीटीएस के लिए हुए होंगे। नहीं बेटा, बीटीएस बीटीएस ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंडियंस पे ध्यान दो, ठीक है? इंडियन जो बेसिकली आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगा ना लाला, वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ जो है ना देश की मिट्टी का स्वाद, वो बेसिकली कहीं नहीं है, ठीक है? ये सारी फर्जी बातें है, ठीक है? तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीटीएस के लिए भीड़ नहीं जमा कर रहे। और ये तो आपको दिख ही रहा होगा, अरेस्ट अस गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस स्टूडेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, ठीक है? ये कह रहे हैं कि हमें अरेस्ट कर लो, क्योंकि अरेस्ट करते तो ये नेता बन जाएंगे, ठीक है? बेसिकली क्या है, अगर इनको अरेस्ट कर लिया गया, स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया, तो ये मुद्दा जो है गवर्नमेंट की नजरों में चला जाएगा, मीडिया उसको उछाल देगी और बेसिकली गवर्नमेंट है ना हर जगह से बदनाम होना शुरू हो जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं, वी नीड टू रिमेंबर दैट आवर role as a citizen does not end with the elect the citizens, elect the representative। ये कह रहा है कि हमें है ना हमारा लॉज इतना अपना बेसिकली जो रोल है उसे समझना चाहिए। हमारा रोल जो है ना वो वोट देके खत्म नहीं हो जाता कि वोट दे दिया रिप्रेजेंटेटिव्स को, कहानी खत्म। अब रिप्रेजेंटेटिव जैसे पार्लियामेंट में जाके लॉज बनाना चाहे वो बना सकते हैं, ठीक है?
ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली होना कैसा चाहिए कि हमें है ना बेसिकली हमारे रोल को समझना चाहिए कि हमारा जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें कोई भी लॉ सही नहीं लगता है तो हमें न्यूज़पेपर और मीडिया का सहारा लेना चाहिए, ताकि हम अपने जो एमपीज हैं, बेसिकली जो हमारे एमपीज हैं, उनको हम उनके एक्शंस के लिए क्रिटिसाइज कर सके कि आखिर पार्लियामेंट में जो आपने लॉ बनाया है वो गलत लॉ है, उसको नहीं बनाना था, अगली बार भी मत बनाना और इस बार जो बनाया उसको भी चेंज करवाओ, ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से हम है ना न्यूज़पेपर मीडिया का यूज कर सकते हैं एमपीज को बोलने के लिए, एमपीज के लिए उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, उनके अगेंस्ट में एक्शंस लेने के लिए। बेसिकली समझ में आ चुका, हमें अपनी पावर को समझना होगा ही होगा। It is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament to perform its representative function properly। तो हमें अपने है ना पावर्स को समझना होगा, उसके फुल एक्सटेंट तक हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा हमें एंथुजियाज्म रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम पार्लियामेंट को बता पाएंगे कि आखिर पार्लियामेंट को किस तरीके से काम करना है। चलो ठीक है, रोजा पाक इनका नाम था, बट हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज। अब लॉज के अंदर एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि इनका कोई कनेक्शन है लॉज से। तो अब बात करते हैं रोजा पाक की। हिस्ट्री है ना बच्चों, हिस्ट्री के अंदर हमें कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहां पे हमने डिस्क्रिमिनेशन को देखा है, सोसाइटी के स्ट्रगल को देखा है। हिस्ट्री हमें बताती है कि जैसा आज हम सोसाइटी को देख रहे हैं ना बच्चों, वैसा हमेशा से नहीं था। इस सोसाइटी को इस स्ट्रक्चर में लाने के लिए है ना कई लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, और ये जो स्ट्रगल है ना वो कहीं ना कहीं एक ऐसी सोसाइटी बनाने में आज हमारे सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं उस सोसाइटी को पूरी तरीके से चेंज कर दिए हैं। तो चलो अब बात करते हैं। हिस्ट्री प्रोवाइड अस द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज हु हैव स्ट्रगल टू एंड अनजस्ट लॉज। तो जो पार्क्स थे ना, पार्क्स ने ये किया था कि लिटरली उन्होंने है ना कुछ ऐसे लॉज थे जिन लॉज के खिलाफ, जिन लॉज के अगेंस्ट में उन्होंने स्ट्रगल किया। अब ये लॉज कैसे थे उसके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले हम पता करते हैं कि आखिर रोजा पार्क्स थी कौन। तो रोजा पार्क्स एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन। कौन थी? एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी। आपने एक नेल्सन मंडेला के बारे में तो सुना ही होगा। नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने है ना रेसिस्ट जो रीजन था ना उसके लिए अपार्थाइड चलाया था। बेसिक हुआ क्या था, गोरे और कालों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। व्हाइट्स जो थे वो ब्लैक्स को हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया करते थे अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, ये स्टोरी आप जरूर इससे फैमिलियर होंगे। अब बात आती है रोजा पार्क्स की। होता क्या है बच्चों कि एक दिन है ना रोजा पार्क्स कहीं जा रहे होते हैं बस से, बस में बैठते हैं। बस में जैसे ही वो बैठते हैं तो एक व्हाइट पर्सन आता है, वो उसे बोलता है कि आप यहाँ से उठिए, यहाँ पे मैं बैठूंगा। लाइक रोजा को रहता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, आप आए हो, आप बैठ सकते हो अगर कोई पीछे सीट है। अब इंडिया की बात होती तो इंडिया में तो कुछ सिनारियो ही अलग होता, एक पूरा का पूरा है ना सीन बना देते वहां पे, नहीं। पर वहां पे क्या हुआ ना कि बेसिकली रोजा ने बोला कि आप कहीं और भी तो बैठ सकते हैं, आपको यहीं क्यों बैठना है। ठीक है, तो ऐसे में वो व्यक्ति कहता है कि लाइक ये मेरा राइट है कि मैं यहाँ बैठूंगा। ठीक है, बट आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। क्यों उठना पड़ेगा? क्योंकि आप है ना बेसिकली हमारे इक्वल नहीं हो। ठीक है, बेसिकली रीजन उसका ऐसा कहने का यही था कि आप हमारे इक्वल नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप क्या हो, एक अफ्रीकन वुमन हो। बेसिकली आप अमेरिका में तो रहते हो बट आप एक अफ्रीकन वुमन हो, और अफ्रीकन जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, और जो ब्लैक है वो व्हाइट्स के कंपैरिजन में इतने, एक होता है ना एक वो बेसिक जो उसका स्टेटस होता है, उतने स्टेटस लिए हुए नहीं होते हैं। ऐसे में अमेरिकन वुमन रिफ्यूज टू गिव अप अ सीट ऑन अ बस टू वाइल मैन ऑन 1 दिसंबर 1955। ये जो कहानी है ना वो शुरुआत होती है 1 दिसंबर 1955 से। अब इसमें हम ये देखते हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि आखिर ये मेरे साथ हुआ है तो इसका मतलब यही है ना कि मेरे जैसे दिखने वाले या मेरे जो ग्रुप ऑफ वेरिक जो कम्युनिटी है उसके साथ भी यही बर्ताव होता होगा। तो ऐसे में वो प्रोटेस्ट करना शुरू करती है। द लॉ ऑन सेग्रीगेटिंग दैट डिवाइडेड ऑल द पब्लिक स्पेसेस इंक्लूडिंग द स्ट्रीट्स बिटवीन द व्हाइट्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन। तो कहने का मतलब यही था कि उन्होंने कहा कि बेसिकली जितनी भी अभी ये डिवाइडेशन चल रही है ना, अब इसको खत्म करना होगा, और अगर ये खत्म नहीं होगा तो मैं प्रोटेस्ट करूंगी और करती जाऊंगी। तो ऐसा में वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और प्रोटेस्ट वो करते जाते हैं। पर बच्चों हमेशा ये एक चीज याद रखना, जब आप प्रोटेस्ट करते हैं
मतलब किसी चीज, किसी प्रॉब्लम के लिए आप जब लड़ते हैं और अगर आपका वो इवेंट सच्चा है, सही है, तो आपको सक्सेस पाने से कोई भी रोक नहीं सकता। गांधी जी का सत्याग्रह के बारे में यही विचार था कि अगर आपका जो मोटिव है वो सत्य है, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है अगर वो सत्य है और वो सत्य के ऊपर बेस्ड है, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, अगले मतलब आपका जो एनिमी है उसकी जो कंसेंस है उसको एक बार जगाना होगा। बस इतना सा कर दो, सत्याग्रह का विचार इतना सही था। तो अब हम देखते हैं कि रोजा पार्क्स जो है ना, वो लड़ती है, लड़ती है, लड़ती है और लड़ती ही जाती है। कब तक लड़ती जाती है? तब तक जब तक कि द सिविल राइट्स मूवमेंट क्या नहीं बना देता, सिविल राइट्स एक्ट नहीं बना देता 1964 का। तो कहीं ना कहीं सिविल राइट्स मतलब लोगों के लिए राइट्स की बात की जा रही थी। राइट्स किसके थे? राइट्स अफ्रीकन लोगों के थे, अफ्रीकन कम्युनिटीज के थे। तो कहने का मतलब यही था ना कि कहीं ना कहीं उनकी ये जो मुहिम थी, जिसकी शुरुआत एक सीट से शुरू हुई थी, उस सीट से शुरू हुई उस मुहिम ने, उस मूवमेंट ने पूरे के पूरे अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी का एक पूरा का पूरा लेआउट ही चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उनके पास क्या आ गए थे? अब उनके पास सिविल राइट एक्ट इन 1964 आ चुका था। यह कहता था कि हमें किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेट करना होगा। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रेस बेस्ड हो सकता है, रिलीजन बेस्ड हो सकता है, नेशनल एक और ना ओरिजिन बेस्ड हो सकता है। और ऐसे में हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी जो है उस डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिटेट करेगी। मतलब उस जो रिस्ट्रिक्शन है, बेसिकली जो ओवरऑल जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, उन रिस्ट्रिक्शन के बैरियर्स को तोड़ेगी और रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन से रिलेटेड जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है उसे हमारी सोसाइटी से प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन की फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है ना, बेसिकली ये वही है जो हमने टॉपिक्स में कवर किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं ऊपर है ना चांद ग्रह से एलियन बैठे थे, वहां पे उन्होंने टाइप किया और हमें भेज दिया, ऐसा कुछ ही नहीं है। जो चैप्टर में पढ़ा है ना वो सारे के सारे यहाँ पे है। जो टॉपिक्स जैसे यहाँ लिखा है रूल ऑफ लॉ, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। अगर ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ऐसा ऐसा डाउट रह रहा है तो प्रीवियस वीडियोस जो है इंट्रोडक्शन से लेके एक बार वापस से देख लेना, सारे के सारे टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलो अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द रूल ऑफ लॉ। पूछा जा रहा है कि ये जो टर्म है ना रूल ऑफ लॉ, आखिर ये है क्या, आखिर ऐसा इसमें क्या खास है, ये हमें क्या बताती है। ठीक है, इन योर रिस्पॉन्स इंक्लूड अ फिक्शियस और रियल लाइफ एग्जाम्पल वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब कहा जा रहा है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, पहले तो आप वो बता दीजिए। फिर इससे पूछा जा रहा है कि आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक फिक्शियस एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जिससे आप यह बताएंगे कि आपने कब इस रूल ऑफ लॉ के वायलेशन को देखा है। तो देखो बच्चों, रूल ऑफ लॉ है ना कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जैसा ये लिखा हुआ है ना रूल, सबसे पहले आप इस वर्ड के ऊपर चलो। रूल का मतलब क्या होता है? शासन होता है। ठीक है, जिसका शासन हो। जैसे पहले क्या था ना, पहले के समय के अंदर राजाओं का शासन रहता था, तो हम कह देते रूल ऑफ किंग। किसका शासन था? राजा का शासन था, राजाओं का शासन था, तो उसे हमने कह दिया रूल ऑफ किंग। ओके, अब लेट सपोज हम कह सकते हैं कि अभी के टाइम पीरियड को देखते हुए अब ज्यादा से ज्यादा रूल कौन कर रही है? इंफॉर्मेशन कर रही है। और इंफॉर्मेशन से नहीं समझ में आता तो लाइक मोबाइल फोन टेक्नोलॉजीज। ओके, तो अभी रूल किसका चल रहा है? रूल ऑफ टेक्नोलॉजी, रूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें यह बता रही है ये चीज कि अभी जिस चीज का बेसिकली जो मोटिव चल रहा है, जिसका एक बेसिकली प्रेजेंस चल रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अब जो है राजाओं का राज जा चुका है। ठीक है, अब कोई ऐसा राजा वाजा कुछ भी नहीं है कि भाई हाँ टीपू सिंह जी को यहाँ पे लाएंगे और टीपू सिंह जी को यहाँ पे आके राजा बना देंगे, ऐसा कोई सिस्टम अब रहा नहीं है। अब हम है ना एक ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसके सामने, जिसके है ना एक है ना अगेंस्ट में अगर आप खड़े होते हो ना, तो वो उसके लिए सब इक्वल होंगे। कहने का मतलब है कि अब हमारे लिए है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ मतलब कानून का शासन अभी चल रहा है। ओके, और जो ये लॉ है ना, कानून, बेसिक ये जो टर्म है कानून, ये कानून कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं ना, कोई जिंदा बंदा तो है नहीं। क्या मैंने आपसे बोला कि क्या लॉ जो है उसको क्या मोमोज खाने पसंद है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लॉ जो है ना वो एक लाइन है, एक गाइडलाइंस है
बेसिकली वर्ड्स है, सेट ऑफ वर्ड है, ठीक है, वो कोई लिविंग बीइंग नहीं है, ठीक है। और अगर वो लिविंग बीइंग नहीं है तो वो मोमो नहीं खा सकता। अब मोमो नहीं खा सकने का मतलब यही है कि उसमें किसी भी तरीके की लाइफ नहीं है। लाइफ नहीं है तो उसके अंदर किसी भी टाइप का सेंस नहीं है, वो सोच नहीं सकता है। और अगर वो सोच नहीं सकता है तो उसके लिए सभी चीजें एक बराबर है। ओके, अब उसके लिए सभी चीजें एक बराबर है का क्या मतलब है, ठीक है। अब जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के लिए सभी चीजें इक्वल होती है, उसको पता ही नहीं ये क्या है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि हाँ, ये भी मेरे लिए है ना, लेट सपोज ये भी मेरे लिए अननोन है, ये चीज भी मेरे लिए अननोन है, सन भी मेरे लिए अननोन है, मून भी मेरे लिए अननोन है, सब चीजें अननोन है, ठीक है। तो सब चीजें मेरे लिए क्या है, इक्वल है। ठीक उसी तरीके से रूल ऑफ लॉ जो होता है, तो लॉ एक लिविंग बीइंग नहीं है, इस कारण इसमें किसी टाइप का सेंस है नहीं, और सेंस नहीं होने के कारण ये किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है का मतलब यही है कि इसके सामने सभी के सभी जो लोग हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। तो यही होता है रूल ऑफ लॉ। ओके, अब हम चलो आगे बढ़ते हैं। द रूल ऑफ लॉ इज अ प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स दैट ऑल पीपल इन द इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। कहने का मतलब यही है कि जो ये रूल ऑफ लॉ है ना, ये हमें देखने को कहाँ मिलता है। अब रूल ऑफ लॉ का घर तो है नहीं, ठीक है, कि हाँ यहाँ गंगा विहार में घर ले रखा है कि उसके पीछे वो देखने को मिल जाएगा मुंबई के अंदर सी फेसिंग इसका एक फ्लैट है, ऐसा तो कुछ सीन है नहीं ना। तो रूल ऑफ लॉ हमें देखने को कहाँ मिलेगा, तो रूल ऑफ लॉ हमें देखने को मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें कई सारे रूल्स हमें देखने को मिलते हैं। उन सभी रूल्स के बीच में एक प्रोविजन है जिसमें हमें रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। और ये प्रोविजन यह कहता है कि सभी लोग जो इस इंडिया के सिटीजन्स है ना, वो कैसे हैं, वो सभी के सभी इक्वल है, उन सभी के बीच में इक्वालिटी है। Every law is equal for every citizen in the country, neither the president nor the any other high official or above the law। तो रूल जो है, ये रूल ऑफ लॉ है, ये कहता है कि सभी एक बराबर हैं। भले ही आप इस देश के प्रेसिडेंट को लेके आ जाइए, भले ही एक आम आदमी को भी क्यों ना लेके आ जाइए, सभी लोग जो है इस रूल ऑफ लॉ के सामने इक्वल है। कहने का मतलब है जो पनिशमेंट प्रेसिडेंट को मिलेगी वही जो पनिशमेंट्स है वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए भी बनी हुई है। मतलब अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलना फिक्स है, नो मैटर व्हाट। आप किसी भी लाइक पोस्ट से क्यों ना रिलेवेंट हो, भले ही आपके पास पैसा कितना भी क्यों ना हो, भले ही आप लेट सपोज आप अपने एरिया के बाहुबली भी क्यों ना हो, पर अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा रूल ऑफ लॉ कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि यही हमारे प्रोविजंस बने हुए हैं। अब बात आती है, द पनिशमेंट फॉर एनी क्राइम कमिटेड विल बी द सेम फॉर एवरी पर्सन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोस्ट एंड पावर। भले ही कोई भी उनकी पोस्ट क्यों ना हो, हम बात कर रहे हैं इस देश की सबसे बड़ी पोस्ट मतलब प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, पर उनको भी उस क्राइम की वही सजा दी जाएगी जो उस क्राइम की किसी एक ऑर्डिनरी सिटीजन को दी जाती। और वही पावर्स, मतलब कोई भी उनके पास पावर हो या ना हो, पर हमेशा जो पनिशमेंट है सेम रहेगी। अब देखो यह चीजें तो हम समझ चुके हैं, अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ अ क्लर्क इज पनिश फॉर करप्शन द सेम पनिशमेंट नीड्स फॉर टू गिव टू हायर ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स फॉर द कमिटेड द क्राइम ऑफ करप्शन। देखो, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मतलब ये नहीं है कि जैसे आपके सामने होता है केरी का अचार, बूंदे का अचार, वह वाला सीन नहीं हो रहा बेटा। बात हो रही है आचार, मतलब आचार का मतलब होता है व्यवहार, जो आप काम कर रहे हो, ठीक है। आप काम कर रहे हो भ्रष्ट, भ्रष्ट का मतलब होता है गलत काम आप कर रहे हो। भ्रष्ट आचार कहने का मतलब है कि आप गलत काम कर रहे हो, भ्रष्ट का आचार कर रहे हो। तो भ्रष्ट का आचार करने का मतलब यही है कि आपका जो ये गलत काम है, उस गलत काम के वजह से आपको पनिश किया जाएगा। तो एक सजा, एक पनिशमेंट जो एक कलर को दी जाएगी करप्शन के लिए, उसके भ्रष्ट आचार के लिए, वही की वही सजा दी जाएगी एक हायर ऑफिशियल और मिनिस्टर को भी। ऐसा नहीं है कि उनकी पोस्ट को देखते हुए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्लर्क है, जो एलडीसी होते हैं ना, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, वो हमारे पूरे के पूरे ये जो हम स्टाटस देख रहे हैं ना, एक एक लाइक गवर्नमेंट ऑफिस का, उसमें एकदम बेस में आते हैं। और जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं जैसे आईएएस वगैरह हो गए, और भी कई सारी चीजें होती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो यह सारे लोग भी उस पनिशमेंट के लिए उतने ही जवाबदेह हैं जितने की एक कलर के। अगर एक कलर को पनिशमेंट दी जा सकती है तो वही पनिशमेंट एक हायर ऑफिशियल को भी दी जा सकती है। समझ में आ गया होगा रूल ऑफ लॉ क्या है। नहीं समझ में आया, प्रीवियस वीडियो को रेकमेंड कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट 2 रीजंस व्हाई हिस्टोरियंस रिफ्यूट द क्लेम दैट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया कहा जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि देखो, हम यह जानते हैं कि पहले इंडिया के अंदर जंगल राज था। ऐसा कुछ नहीं था। जंगल राज का मतलब ये थोड़ी होगा कि सारे जंगली जानवर आ जाएंगे और वो राज करने लग जाएंगे ना लाला, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि पहले इंडिया के अंदर जो रूल्स थे ना, वो मनमानी थे। मतलब कोई कम्युनिटी के पास पावर है तो कम्युनिटी जो है वो अपनी पावर्स को एंजॉय कर सकती थी, दूसरी कम्युनिटीज को वो सप्रेस कर सकती थी। राजा के पास सारी पावर्स होती थी, राजा जो मन आता था वो करता था। राजा को लगता है कि लाइक लेट सपोज है ना, इस पानी के अंदर है ना मुझे लाइक है ना थोड़ी है ना क्या सैंड घुला देनी चाहिए और फिर लोगों को कहना चाहिए अब इसको पी लो। ठीक है, राजा का मन था, राजा ने बोल दिया, अब लोगों को ऐसा पानी पीना पड़ेगा। क्यों पीना पड़ेगा? क्योंकि राजा ने बोला है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मतलब राजा का कुछ भी मन हो, राजा का मन हो कि है ना आपको सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करना होगा तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि राजा का मन है। अब राजा कुछ भी कर सकता है। तो ये तो था आर्बिट्री रूल। ठीक है, अब ऐसे में उस रूल को खत्म किया गया ब्रिटिश रूल के द्वारा। ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है और वो ये से ना पूरे जंगल राज को हटा देता है कि राजा वाजा कुछ नहीं होते, आप जाओ अपने घर। वो अलग बात है कि ब्रिटेन के अंदर वहां पे क्या था, वहां पे भी वो क्वीन का रूल चल रहा था ना उस टाइम भी, वहां पे भी तो राजा का शासन चल रहा था। पर उसके बावजूद भी हमें यह कह दिया गया कि हाँ, हमारे यहाँ के जो राजा है, हमारे यहाँ के किंग जो है वो एबल नहीं है, इनको हटा दिया जाए। इनको हटा के हम एक काम करते हैं, रूल ऑफ लॉ लेकर आ जाते हैं। पर जब हम बात करते हैं हमारे इतिहासकारों की, तो इतिहासकार कहते हैं कि जो हमारे जो रूल ऑफ लॉ हम देख पा रहे हैं ना, वो हमारे ही लोगों ने किया है। ये ब्रिटिशर्स जो थे ना, उनका ऐसा कोई रोल नहीं था इनके लिए। क्यों नहीं था, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर हमारे हिस्टोरियंस ने ऐसा क्यों कहा कि यह जो ब्रिटिशर्स है ना, वो इतने काम के नहीं थे। ब्रिटिशर्स ने जो भी किया ना, वह अपने खुद के लिए किया है, बेसिकली हमारे लिए कुछ नहीं किया, रूल ऑफ लॉ के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि रूल ऑफ लॉ यही तो कहता है कि सब इक्वल हैं। और ब्रिटिशर्स क्यों ही चाहेंगे कि सब लोग इक्वल हो? क्यों? क्योंकि अगर हमारे में डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, हमारे में उतार चढ़ाव रहेगा, तभी तो जाके वो हमारे ऊपर अच्छे से राज कर पाते। तो क्या आपको लगता है कि रूल ऑफ लॉ ब्रिटिशर्स लाए होंगे? समझ में आ रहा है कुछ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। Two reasons why historians report the claim that the Britishers introduced the rule of law in India are दो reason यही है। पहला यही है, the colonial law was arbitrary। अब arbitrary का क्या मतलब होता है? तो देखो बच्चों, मनमाना, स्वेच्छा, मतलब क्या है? मुझे जो अच्छा लगे मैंने वह किया। ओके, बेसिकली मुझे पसंद था कि लाइक मुझे ये ब्लैक टी शर्ट पहनना था, तो मैंने ये ब्लैक टी शर्ट पहन लिया। खत्म कहानी। क्यों? क्योंकि ये मेरी इच्छा थी। ठीक है, तो ये तो मेरा सेल्फ डिसीजन था। ठीक है, अब मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, अब लेट सपोज उसको व्हाइट कलर पसंद है और मैंने बोला इधर आ, इधर आ, अब एक काम कर, तू व्हाइट छोड़, तू ब्लैक पहन। मैंने क्या कहा कि तू व्हाइट छोड़, तू ब्लैक पहन, और उसने बोला कि नहीं मेरे को तो व्हाइट पहनना है। तो बोलता है कि नहीं मैं तो लाइक नहीं, तुझे तो पहनना पड़ेगा। तो ऐसे में मैं उसको क्या करूंगा, फोर्स करूंगा कि नहीं पहनना ही पड़ेगा, पहनना ही पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला और उसको कैसे तैसे करके कोई भी तरीके का फोर्स दिखा के और मैंने उसको ब्लैक टी शर्ट पहना दिया। उसको पहनने का मन था व्हाइट, मैंने उसको पहना दिया उसको ब्लैक टी शर्ट। अब हुआ क्या इसमें, मैंने मुझे जो मेरा बेसिकली जो मेरा खुद का सेल्फ डिसीजन था वो मैंने किसी और के ऊपर थोप दिया। बेसिकली उसके ऊपर भी उस चीज को मैंने अप्लाई कर दिया कि तुझे पसंद हो नहीं हो वो तेरा प्रॉब्लम है। ठीक है, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो ये तुझे करना पड़ेगा। तो बस यही सीन था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के साथ। कॉलोनियल रूल जो था ना वो आर्बिट्री था। वो जितने भी लॉज लेके आता था ना, वो उसमें यही कहता था कि जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो, वो बेटर है। जनता क्या कहती है, सोसाइटी क्या कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, तो हटाओ इनको साइड में, जो मैं कह रहा हूं वो करो। तो आर्बिट्री रूल ऐसा ही हुआ करता था। फिर हम देखते हैं द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल सिस्टम इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। तो कहा जा रहा है कि अब ऐसे में जरूरी थोड़ी था कि ये लंबे समय तक चल पाता। तो इस आर्बिट्री रूल को हटाने के लिए हमारे नेशनलिस्ट सामने आते हैं, हमारे राष्ट्रवादी जो नेता थे, ठीक है, जैसे गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, कई सारे ऐसे जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स है ना, वो सामने आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है, हमें जैसा पसंद होगा हम वैसा करेंगे। कहने का मतलब है कि आपका जो रूल ऑफ लॉ है, जो आपने अपने ही आर्बिट्री सिस्टम से बनाया है, वो आप अपने पास रखिए। हम बताते हैं कि हमें कैसा लीगल स्फेयर चाहिए ब्रिटिश इंडिया के अंदर। तो ऐसे में ब्रिटिश इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने एक है ना लॉ, रूल, एक रूल ऑफ लॉ नहीं, उन्होंने सिर्फ लॉ लेकर आया कि हाँ कानून जैसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, हमारे लिए कि उन्होंने बस एक कानून जैसा कुछ होना चाहिए।
रूल्स तो जो लेके आ रहे थे वो खुद के लिए लेके आ रहे थे, ठीक है। हमारे लीडर सामने आते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जो ये लॉ लाए हो ना ये तो काम का है, अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं हमारे अकॉर्डिंग। हम अपना जो लीगल स्फेयर है ना वो हम खुद बनाते हैं और हम आपको बताते हैं कि आखिर हमें किस तरीके का एक लीगल स्फेयर चाहिए। ओके, तो यही थी ब्रिटिश रूल की कहानी। आगे बढ़ते हैं। रीड द स्टोरी बोर्ड ऑन हाउ अ न्यू लॉ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस गॉट पास्ड। एक स्टोरी बोर्ड हमने देखा था डोमेस्टिक वायलेंस वाला, ठीक है। याद आ रहा है कुछ ऐसे, कुछ क्या नाम था उनका, कुसुम और साजिया। कौन थे, दो कैंडिडेट थे ना, कुसुम और साजिया करके। तो उनकी स्टोरी को वापस से रीरीड करने के लिए बोला जा रहा है। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द डिफरेंट वेज इन विच वुमेन्स ग्रुप वर्क टू मेक दिस हैपेंस। तो हमने डोमेस्टिक वायलेंस का एक एग्जांपल, एक स्टोरी बोर्ड देखा था, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि आप अपने भाषा के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर डिस्क्राइब करें कि आखिर किस तरीके से एक वुमन ग्रुप जो है एक साथ मिलके इस डोमेस्टिक वायलेंस के जो लॉ थे या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का जो बिल था उसको फॉर्मुलेट वो कर सकते थे, मतलब उसको बना सकते थे। कौन बना सकते थे? एक जो वुमेन्स के ग्रुप थे। बेसिकली हमने क्या देखा था, जो एनजीओ था जिसमें कुसुम और साजिया काम कर रहे थे, उन्होंने ही तो प्रयास से हमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 देखने को मिला था। अब कहा जा रहा है कि कैसे, तो आप अपने शब्दों में बताइए, आप अपने वर्ड्स में बताइए। देखो, हमने जो स्टोरी पढ़ी थी ना वो शुरुआत होती है उसकी 1991 से, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। वो पूरे 1990s को कवर करती है, ठीक है, और उसकी एंडिंग होती है 2006 के अंदर, ठीक है। तो यह तो हमारी स्टोरी थी, वो स्टोरी बोर्ड वाली, ठीक है। अब उसको वहीं रहने दो, अब आ जाते हैं अपन डायरेक्टली इसके ऊपर। The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 was passed with an aim to protect women against any kind of violence, be it physical or verbal. एक लॉ है, एक एक्ट है जो पास किया गया है जिसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यह कहता है कि हमें महिलाओं की रक्षा करनी है, हमें महिलाओं को प्रोटेक्ट करना है। किससे? हमें महिलाओं को प्रोटेक्ट करना है एनी काइंड ऑफ वायलेंस से, किसी भी तरीके के वायलेंस से, किसी भी तरीके से हमें है ना उन्हें प्रोटेक्ट करना है। अब यह जो वायलेंस है ना ये फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। फिजिकली हम किसी को लेट सपोज है ना वुमेन्स को है ना देखा जा रहा था कि उनके जो हस्बैंड थे ना बेसिकली वो है ना उनके ऊपर हाथ उठा रहे थे, उनको क्या कर रहे थे, इंजर्ड कर रहे थे, उन्हें हार्म कर रहे थे। ओके, तो वो तो हो गया फिजिकल। बट वर्बल क्या होता है? देखो बच्चों, ताने जो होते हैं ना, देखो आप पढ़ो ना पढ़ो, ठीक है, आपका मन नहीं होगा पढ़ने का अभी बट आपको ताने दे दे के पढ़ाने के लिए मजबूर किया जाएगा कि आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। आपके रिलेटिव्स आते जाते रहेंगे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, तुम पढ़ते नहीं हो, ऐसा वैसा करके तुम्हें बेसिकली एक है ना एक एनवायरमेंट बना देंगे तुम्हारे लिए कि तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से घरों के अंदर यह माहौल देखा जाता है कि महिलाओं को अब्यूज किया जाता है, उनसे है ना बड़े ही मतलब इर्रेस्पेक्टिव तरीके से बात की जाती है, बेसिकली वर्बली उनसे है ना गलत तरीके से उनसे व्यवहार किया जाता है, जिस वजह से हम यह देखते हैं कि जिस वजह से बेसिकली जो वुमेन्स जो है ना वो क्या हो जाती है, वो एक वायलेंस का, एक डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती है। क्लियर हुआ? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यही कहता है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं। वेरियस वुमेन्स ग्रुप्स वर्क टू मेक दिस हैपन बाय द रिपोर्टिंग मल्टीपल केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस टू दी वेरियस फॉर्म्स। अब होता क्या है ना, देखो शुरुआत की जा रही है कि हाँ एक 2005 का लॉ लाया गया है, ठीक है। अब इसकी शुरुआत की जा रही है कि आखिर किस तरीके से काम किया गया। देखो सबसे पहले एक बात याद रखो, संगठन में बड़ी ही शक्ति होती है। तो पहले संगठन बनाए जाते हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक साथ आती है और एक साथ आके वो देखती है कि हाँ ऐसा तो है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस ऐसा तो है नहीं कि एक घर की कहानी है। इंडिया के अंदर कई घरों की यही कहानी जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हमें देखने को मिलता है। अब ऐसे में हमने देखा कि वह जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन थे, ग्रुप्स थे ना, वो एक साथ आते हैं, साथ मिलके काम करते हैं और वो सारे के सारे जो डोमेस्टिक केसेस होते हैं ना उनको इधर उधर से लाके पकड़ के एक जगह ले आते हैं। अब वो हर एक फोरम के अंदर, ठीक है ना, कई सारे गवर्नमेंट के फोरम बनाए जाते हैं, वहां पे वो पहुंचते हैं और वहां पे उन्हें वो फाइल करते हैं कि देखिए, मजाक नहीं कर रहे, वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सोसाइटी में अभी देखी जा रही है, ठीक है। पर जो महिलाएं हैं वो डरती है कि उन पे किसी भी तरीके का, मतलब उनके जो घर वाले हैं, बेसिकली उनके हस्बैंड है, बेसिकली उनका सन है, बेसिकली कोई भी है, ठीक है ना, तो उनके ऊपर है ना कोई लीगल एक्शन नहीं होना चाहिए। लीगल एक्शन इन द सेंस मतलब कोई भी क्रिमिनल एक्शंस उनके रिगार्डिंग नहीं होने चाहिए। क्रिमिनल एक्शंस में आप ये समझ सकते हो कि उन्हें जेल के अंदर भेजा जा सके, ऐसा कुछ नहीं करना है। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा
उनको सपोर्ट करना है कि वो क्या कर ले, वो नेगोशिएट कर ले, मतलब एक टेबल पे आए, नेगोशिएट कर ले कि हाँ देखो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, खत्म कहानी, ज्यादा देर है ना ऐसे टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि जेल वाली जब बातें आ जाती है, प्रिजन वाली बातें आ जाती है, तो बच्चों कोई भी अपने घर पे ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका घर का जो वो मेंबर है वो जेल जाए उसकी वजह से, ठीक है ना। भले ही वो कोई मेल हो, भले ही वो कोई फीमेल हो, ऐसा कोई भी नहीं होता बच्चों, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि वह जो ग्रुप्स होते हैं साथ में आते हैं अलग अलग जगह पे, उन वेरियस फोरम्स में जा जाके वो जो अपने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं वो सबमिट कराते हैं, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स। अब बात की जाती है कि देखो प्रोटेस्ट का जो काम था ना वो तो था इन ऑर्गेनाइजेशंस का, अब बात आती है काम करने की, ठीक है। अब काम करने में हम देखते हैं अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, कई सारे जो लॉयर्स होते हैं, कई सारे लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, वो साथ में आते हैं और वो एक बिल को ड्राफ्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है, बिल आता है, ठीक है। अगर बिल में कोई दिक्कत होती है तो उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब चेंज वगैरह सब अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो जाके एक्ट बनता है, याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले बिल आता है, बिल को हम ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट करने का मतलब होता है उसको हम बनाते हैं। तो अब जो बनाना जानता है वही तो बनाएगा, लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स, इनको लॉ की, इनको कानूनों की अच्छी नॉलेज है, तो ये साथ आते हैं और साथ आके ये बिल एक फॉर्म करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, जिसका नाम था डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। क्या कहा जा रहा है, बिल, ये एक्ट नहीं बना है अभी तक, एक्ट बनने से पहले की कहानी चल रही है, ठीक है ना। तो अब ऐसे में कई सारे लॉयर्स जो है वो आते हैं, वो ये बनाते हैं। अदर देन दिस वेरियस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशन टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो लॉयर्स और ये जो लॉ स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो लॉ को बनाने का काम किया, पर साथ ही साथ अब इस टाइम पीरियड में ये फ्री थोड़ी बैठने वाले थे, तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशंस थे वो पहुंच गए हमारे जो नेशनल कमीशंस थे वुमेन के लिए, साथ ही साथ जो हमारे लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज बन रखी थी, उनके पास यह जो ग्रुप्स थे वह पहुंचते, ऑर्गेनाइजेशंस पहुंचती है और वह उन्हें बताती है कि हाँ लॉ की डिमांड है, आपको लॉ बनाना है, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है, पर अब हम बताते हैं कि बनाना क्या है, ठीक है। बेसिकली देखो ऐसा होता है ना, कई बार आपको घर में आपकी मम्मी बहुत सारी पूरी लिस्ट बना देती है कि क्या खाना है, आलू की सब्जी खानी है, पनीर की सब्जी खानी है, लाइक पालक गोभी खानी है, गोभी खानी है, आलू खाना है, क्या खाना है तुम्हें, ठीक है। पर वो करती क्या है, वो करती वही है जो उन्हें करना है, बेसिकली वो बनाते वही है जो उनको बनाना है, ठीक है। अगर उनको डिसाइड कर रखा है कि लाइट सपोज आपके घर में कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बना लो, मतलब खाने का कुछ अच्छा सा पिज्जा बनाना है उन्हें, तो वो पिज्जा ही बनेगी। आपको मेन्यू बहुत सारा बता देगी, पर उनको बनाना अगर पिज्जा है तो वो पिज्जा ही बनाएगी, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से होता क्या है ना कि अगर हम है ना इन नेशनल कमीशंस को, स्टैंडिंग कमिटीज को नहीं बताते कि तुम्हें बनाना क्या है, ठीक है, बेसिकली हम उनके ऊपर फोर्स नहीं डालते कि तुम्हें बनाना क्या है, तो वो अपने मन से कुछ भी बना देती, ठीक है ना। तो ऐसे तो हमें करना नहीं था, उन्हें पकड़ना था कि नहीं, हम बताते इधर आओ, हम बताते हमें पता है ना क्या बनाना है, तुम्हें कैसे पता होगा, प्रॉब्लम हमारी है तो हमें पता होगा, ठीक है। जैसे बच्चों हमेशा याद रखना, जिसका दुख होता है ना उसे ही पता पड़ता है कि हाँ दुख है जीवन में, ठीक है। जिसको दुख नहीं होता ना उसको पता भी नहीं होता कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या दुख है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, ऑल दिस एक्शन टेकन बाय वुमेन टुगेदर मेड द गवर्नमेंट पास द बिल अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो इन सभी प्रयासों से हम ये देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस को समझते हुए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को बना ही दिया। खैर देखो बच्चों, शुरुआत है ना हो सकती है कि मुश्किल है, शुरुआत जो है हो सकती है कि मुश्किल है, पर जरूरी नहीं कि जो एंडिंग है वो भी इतनी ही मुश्किल रहेगी। होता है ना कि हो सकता है कि अभी पिक्चर बाकी ठीक है, हो सकता है कि अभी पिक्चर लाइक आप है ना एक टर्निंग पॉइंट पे हो। कई बार है ना बच्चों आपको फेस करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशंस को जो आप सोच नहीं सकते हो। देखो लाइफ में है ना हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तैयार इन द सेंस ये नहीं कि एकदम कपड़े वपड़े पहन के एकदम बाल वाल सेट करके जेल लगा के रेडी, वो वाला तैयार नहीं। हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, हर किसी चीज के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। जो लाइफ है ना वो यूं आती है और ये है ना चुटकियां, इस चुटकियों में आपको आपकी पूरी सिचुएशन को बदल के रख सकती है। इसके कारण हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसके लिए तैयार रहना चाहिए? हमें अपने मानसिक मतलब हमें मेंटली एकदम प्रिपेयर रहना चाहिए, फिजिकली हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए काम करना चाहिए, ठीक है? ताकि हम फिट रह सके, हमारा माइंड फ्रेश रह सके और साथ ही साथ आपको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। देखो एग्ज़ाम ओके है, बट आपको अपने लिए पढ़ना चाहिए, आपको अपने लिए अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। तो जब तक आप यह चीज़ नहीं करोगे ना कि आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हो, तब तक आप कभी सक्सेस के पाथ पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को एजुकेट करिए और जब आप अपने आप एजुकेट हो जाएंगे तो धीरे-धीरे आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस आती हुई दिखेगी, ठीक है ना? तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ें होती है आपकी लाइफ में। जो एक होता है ना बेसिकली एक्सपीरियंस जो होता है वो टीचर को होता है, वो टीचर ही आपको बता सकता है ये सारी चीज़ें, ठीक है? क्योंकि हमने जो लाइफ देखी है
हम बेसिकली जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, हम अपनी लाइफ का जो भी ओवरऑल एक सिस्टम देके यहाँ पढ़ाने आते हैं ना, तो उससे हमें कई सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं और वो जो एक्सपीरियंसेस जो है ना बेसिकली हम बताना चाहते हैं, आप सबको समझाना चाहते हैं। हर एक टीचर का एक ऐसा नहीं कि मेरा ही है, हर एक टीचर का यही रहता है कि वो आपको अपने एक्सपीरियंस बताए, क्योंकि हर एक टीचर यही चाहेगा ना कि लाइक मैं जो कर रहा हूँ मुझसे बेटर आप करो, ठीक है। वही एक असली टीचर होता है जो अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ता हुआ देखता है। और खासकर मेरी बात की जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है अच्छे से पढ़े और आगे बढ़े अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। नो मैटर, जरूरी नहीं है कि मार्क्स, एक है ना मार्क्स ठीक है, ओके मार्क्स ओके है, बट सबसे जरूरी है सेल्फ डेवलपमेंट, सबसे जरूरी है आपका खुद का विकास। वो हो जाएगा ना, मेरे लिए काफी है कि बच्चा, हाँ बच्चे ने कुछ अपनी लाइफ में कर लिया है, हाँ कहीं ना कहीं उसने कुछ ये सुना था और उसको अच्छा लगा, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, यह जो क्वेश्चन है थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि पेज नंबर 44 टू 45 के बीच में एक टॉपिक आया था कि क्या ये जो रूल्स है वो सबके लिए अप्लाई होनी चाहिए, डू दिस रूल अप्लाई टू ऑल, ऐसा करके कोई टॉपिक था। एक अपना वीडियो भी बन चुका है इसके ऊपर। तो ये एक टॉपिक था कि क्या कानून जो है, क्या जो लॉस जो है वो सभी के लिए अप्लाई होते हैं। उसके अंदर एक लाइन थी, बेसिकली उस लाइन को यहाँ पे उठाकर वो लेकर आ गया है। दे ऑल्सो बिगन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेज द आइडिया ऑफ द of law from a set of rules that they were forced to obey, two laws and included ideas justice, ठीक है। यह बात की जा रही है जब ब्रिटिश रूल जो था ना वो आर्बिट्री वाली, अभी थोड़ी देर पहले लाइन पढ़ी थी ना उसके बाद का था ये। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि ब्रिटिश रूल ने है ना लॉस तो बनाए, पर वो लॉस जो थे वो उनके खुद के फुलफिलमेंट के लिए थे, ओके। अब उन्होंने लॉस बनाए तो वो खुद के फुलफिलमेंट के लिए थे, तो उसके द्वारा हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने ये कहा कि हाँ लॉस तो बन चुके हैं पर हमें ये लॉस नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो लॉस है ना ये हमें ओबे करने के लिए, मतलब हमें मानने के लिए हमें फोर्स किया जा रहा है। जो लॉस है ना, लॉस कभी ऐसे नहीं हो सकते जिन्हें फोर्सफुली किसी को मनाना पड़े। लॉस वो होते हैं जो आप खुद अपने सेल्फ से मानो कि हाँ ये एक लॉस है। लेट सपोज आप अपनी क्लास में बैठे हैं, ओके। अब आपका मन कर गया कि आपका एक फ्रेंड बैठा है सामने, उसका एक टपली मार दे। तो ये चीजें क्या होती है, लाइक स्कूल के एक है ना उस बेसिकली एक मेंटेनेंस ऑफ पीस के अंदर आ जाती है कि आप ऐसी चीजें क्लास में नहीं कर सकते हैं। तो गलत थोड़ी है, सही तो है। आप किसी को बेमतलब में हाथ थोड़ी लगा सकते, हर्ट थोड़ी कर सकते, इंजर्ड थोड़ी कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने कहा कि हमें रूल्स तो चाहिए, हमें लॉस तो चाहिए, पर जो लॉस आपने बनाए हैं ना वो गलत है। उसकी जगह हमें चाहिए ऐसे लॉज जो हमें जस्टिस दे। आपके जो लॉज है ना वो जस्टिस नहीं दे रहे, आपके जो लॉज है वो आर्बिट्री है, वो आपके खुद के फुलफिलमेंट के लिए है। तो वो आप अपने पास रखिए, उसकी जगह एक काम करो, आइडियाज ऑफ जस्टिस पे काम करो, एक न्याय के आइडिया के ऊपर काम करो और फिर हमें हमारे एक नए लॉज बनाकर दे दीजिए। ऐसा उनका कहना था। बनाने की जो पूरी कोशिश थी, पूरी मेहनत थी, वो तो हमें ही करनी थी, ठीक है। देखो बेटा, अगर आपको खुद को भूख लगी है ना तो भागना आपको खुद को पड़ेगा, खाने के लिए काम करना आपको खुद को पड़ेगा, ठीक है। लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं आएगा कि वो आपको आके बना के और आपके एक बार मुंह में खिलाएगा कि हाँ खा ले बच्चा। ऐसा ऐसा एक होता है माँ और बाप का प्रेम होता है, जब तक वो आपको कर सकते हैं तब तक वो आपको करके देते हैं, पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि जब वक्त आए तो आप भी उसी प्यार से, उसी प्रेम भाव से उनके साथ बने रहें। वक्त जो होता है ना, वक्त यूं यूं गुजरता है बच्चों, चुटकियों के अंदर साल गुजर जाएंगे, जिंदगी गुजर जाएगी वक्तों के अंदर, ठीक है ना। पर रह जाएगा क्या, ये एहसास, ये लम्हे। तो इन लम्हों को सजोए रखना, अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, अपने माता पिताओं सबके साथ एकदम है ना ऐसा मूवमेंट शेयर करो, ताकि है ना लाइफ में कभी रिग्रेट ना हो कि हाँ कि अगर ये मूवमेंट उस टाइम अपन शेयर कर लेते तो कोई कमी रह जाती, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। अब हम बात कर रहे हैं कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे ना, उन्होंने कहा हमारे ब्रिटिशर्स को कि ये आपके लॉज वगैरह ठीक है अपने पास रखो, आप इसकी जगह आइडियाज ऑफ जस्टिस पे काम करो और वैसे हमारे लॉज हमारे को बनाकर दे दो। इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस वाज फोर्स्ड टू फॉलो द रूल सेट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहले क्या सीन था कि इंडिया है ना 1600 से पहले राजाओं के शासन में था, 1600 के बाद ब्रिटिश रूल आ जाता है, 1800 के आसपास में उन्होंने कई सारे रूल्स बनाने शुरू कर दिए थे। अब रूल्स को हमें मानना पड़ता था। 1800 से लेके लगभग 1947 तक हम ब्रिटिश रूल के अंडर में रह रहे थे, और इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं, इस 200 साल के राज में हम देखते हैं कि वह अपने रूल्स को हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करते थे, अप्लाई करते थे अपने फुलफिलमेंट के लिए। तो कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता से पहले जो है इंडिया ओबे करता था उन रूल्स को जो ब्रिटिश रूल उनके लिए बनाया करता था, ठीक है। उन्हीं रूल्स को हमें फॉलो करना होता था। These sets of rules were arbitrary and not authorized by the Indian nationalists.
अब ऐसे में हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश रूल अपने लॉस लेकर आया था, जिन्हें हमें फॉलो करना होता था ना, वो आर्बिट्री होते थे, वो मनमाने होते थे, ठीक है। और साथ ही साथ इंडियन नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे ना, उन्हें ये रूल्स पसंद नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे किसी भी तरह के लॉस को मानना ही नहीं है। Hence the freedom struggle against the Britishers also aimed at making a set of rules that were fair and just for all and were not just imposed on the Indians to follow. कहा जा रहा है ब्रिटिशर्स ने रूल बनाया ना, उस रूल से हमें ये आइडिया लग चुका था कि हमें क्या नहीं करना है, ठीक है। मतलब हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने सोचा कि हमें आज़ादी तो चाहिए, हमें फ्रीडम तो चाहिए, पर फ्रीडम के साथ ही साथ हमें चाहिए कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे कानून बनाया जाए जिसके लिए हमें किसी व्यक्ति को फोर्स करना ना पड़े, ठीक है। वह व्यक्ति उस रूल को समझे, उस लॉज को समझे कि हाँ, यह तो जनरल है ना, ये तो मानना ही पड़ेगा। आप किसी को इंजर्ड नहीं कर सकते, अब इसमें क्या गलत है? ये तो एक आपका जनरल रूल होना चाहिए ना आपकी लाइफ का, कि आप किसी को हार्म ना करो, आप किसी को इंजर्ड ना करो। तो ऐसे में देखा गया कि हाँ, फेयर चांस, एक फेयरली हमें है ना लॉज को बनाने चाहिए। एक फेयर आइडिया हमें लग गया था किस समय, जब हम ब्रिटिश स्ट्रगल कर रहे थे, ब्रिटेन से हम स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए। तब एक आइडिया लग गया था कि हाँ, हमें कैसे रूल बनाने चाहिए। हमें रूल वही चाहिए जो सभी लोग अपने आप मानने लग जाए, उसको किसी के लिए फोर्स ना करना पड़े। और इनकेस अगर वो नहीं मानते हैं तो हमारे पास एक है ना बेसिकली पनिशमेंट्स हैं, और उसके थ्रू हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। द इंडियन नेशनलिस्ट बिगन टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड वांटेड अ सेट ऑफ रूल्स दैट वर इक्वल फॉर ऑल। देखो बच्चों, भेदभाव की जो कहानी है ना, वो ब्रिटिश रूल हमारे भारत में लेकर आया था, या फिर हम कहते हैं कि ब्रिटिश रूल जहां भी गया वो भेदभाव की कहानी अपने साथ लेकर गया, ठीक है। अब ऐसे में हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने कहा कि ये जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो हमें हमारे इंडिया में तो नहीं चाहिए। आप अपनी कंट्री में जाके चलो, यहाँ नहीं चाहिए। अब ऐसे में सारे के सारे जो लोग होते हैं वो आते हैं, कहते हैं कि हाँ, हमें कुछ रूल्स चाहिए, पर वो जो रूल्स है ना, वो ऐसे होने चाहिए कि हर एक इंडियन उसे फॉलो करे एकदम जनरली, उसको ऐसा लगे नहीं कि उसे फोर्स किया जा रहा है इन रूल्स को मानने के लिए। ओके बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके अंदर हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था। हर एक क्वेश्चन को बड़े ही ब्रीफ में, बड़े ही डिटेल के अंदर हम डिस्कशन करते आए हैं। साथ ही साथ अगर अभी भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट रहता है तो प्रीवियस वीडियो को जाकर देखो रिपीटेड जब तक आप नहीं करोगे ना किसी चीज का, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देखो बेसिक अभी भी अगर आप लेट्स सपोज ये सोचो कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, ठीक है ना, तो आप देखो मैं किसी भी चीज को एक बार पढ़ता हूँ, ठीक है। पहले मैंने उस चीज को रीड किया, अच्छे से रीड कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ उसके सेकंड रीडिंग की तरफ, ठीक है। उस सेकंड रीडिंग के अंदर फर्स्ट रीडिंग तो मुझे बताती है कि इसमें क्या क्या है, सेकंड रीडिंग मुझे बताती है कि मुझे क्या क्या इसमें से उठाना है, कौन कौन सी लाइन इसमें से ग्रेस्प करनी है। फिर मैं आता हूँ थर्ड रीडिंग के ऊपर। थर्ड रीडिंग मुझे यह आइडिया दे देती है कि हाँ, यह इजी फॉर्मेट था जिसमें मैंने सब कुछ पढ़ा। सेकंड फॉर्मेट ने मुझे बताया कि मुझे क्या क्या पढ़ना था, और थर्ड फॉर्मेट, थर्ड लेवल मुझे बताता है कि जो मैंने अब अंडरलाइन कर लिया है, हाईलाइट कर लिया है ना, उसे ही लाना है, उसे ही मुझे पढ़ना है। उसके मैंने नोट्स बना लिए, और थर्ड के पॉइंट ऑफ के बाद से उसके बाद फिर मैं उसे वापस कभी नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ऐसे नोट्स बन चुके होते हैं जब तक, जो मेरे को आगे हेल्प करने वाले होते हैं। तो देखो, अगर ये थ्योरी है और थ्योरी बहुत हार्ड है, तो इसको याद करने का, रटने का यही तरीका है, ठीक है। यही मंत्र है अमन शर्मा जी का, तो मानना है तो आप जल्दी से इसे अपनी लाइफ में ले सकते हैं। तो आज के इस प्यारे से छोटे से लल्ले से पुंजे से वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल को, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।